जो आर्टिकल 20 है इसके अंदर। आप देखो ये क्या बोलते हैं सर हाँ जी। सर समझ नहीं आया, तो इसमें तीनों ने ये चीज बोली है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। नहीं नहीं, देखो इसने बोला था 19 1, जो उन्नी कृष्णन वाला केस था उसने बोला था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो आपके कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। जो सेकंड केस है पीए ईमानदार वाला, उसने बोला कि आप इसको ऑक्यूपेशन मान सकते हो। तो ये दोनों केस बस एजुकेशन से बात कर रहे थे। ये वाला जो तीसरा केस है अलग है, इसने बोला कि जो आपका बिजनेस करने का राइट है ना, वो आपको बिजनेस को बंद करने का राइट नहीं देता। ये अलग है और ये दोनों केस अलग है। ओके सर। अब आता है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑफेंसेस। अब इसके अंदर तीन क्लॉज हैं। जो पहला क्लॉज है ना, इसके साथ आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये किस बारे में बात करता है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में बात करता है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सेकंड जो बात करता है वो करता है डबल जियोपार्डी। और थर्ड जो बात करता है वो करता है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। सेल्फ इनक्रिमिनेशन एविडेंस जो होते हैं उनके बारे में बात करता है, प्रोहिबिशन लिखने में। विटनेस, कि आप सेल्फ इनक्रिमिनेशन विटनेस नहीं बन सकते। तो ये तीन है, ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में बात करता है, ये डबल जेओपार्डी के बारे में बात करता है, ये प्रोहिबिशन ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन विटनेस के बारे में बात करता है। अब देखो ये जो आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 है, ये बोल क्या रहा है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायोलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, charged as an offence, nor be subject to any penalty greater than which might have been inflicted under law in force at the time of the commission of the offence। अब यहाँ पे ना ये क्या कर रहा है, ये एक तरीके से ना लॉ को प्रोहिबिट कर रहा है। क्या प्रोहिबिट कर रहा है कि आप अगर कोई भी क्रिमिनल लॉ बना रहे हो ना, उसका जो इफेक्ट है वो आप रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते। आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई भी क्रिमिनल लॉ नहीं बना सकते। सिविल के लिए कुछ नहीं बोला इसने, किसके लिए बोला है? क्रिमिनल लॉ के लिए बोला है कि क्रिमिनल लॉ को आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दोगे। यानी कि मान लो कि अगर आज 2017 में, अगर आज की डेट मतलब मान लो मैं 2000 या 2022 चल रहा है ना, तो आज 2022 है और एक काम करना कोई ऑफेंस नहीं है, जैसे किसी भी एक्ट के अंदर ऑफेंस नहीं बना बना रखा। जैसे मान लो मोबाइल खरीदना बेचना ऑफेंस नहीं है, और मान लो 2023 के अंदर कोई जो लॉ है ऐसा बन जाता है कि आप मोबाइल खरीदोगे बेचोगे ना तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा। ऐसा लॉ बन जाता है, सपोज कर लो। तो अगर किसी व्यक्ति ने 2022 में अगर कोई किसी ने कोई मोबाइल खरीदा या बेचा होगा, तो उसको 2023 के अंदर जब ये लॉ बन जाएगा उस वक्त उसको इस ये जो काम इसने इस 2023 से पहले किया था उसके लिए सजा नहीं दी जा सकती। इस चीज से आपको सेव करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 1, कि अगर कोई पहले का लॉ था और उस वक्त अगर आपने वो अगर उस वक्त कोई इस तरीके की चीज थी जो कि क्राइम नहीं थी, मतलब जब आपका ये लॉ बना उससे पहले वो चीज क्राइम नहीं थी, तो उसके लिए आपको अब लॉ बनने के बाद उसके अंदर कोई सजा नहीं मिलेगी। समझ आई ये बात? यस सर। स्नेहा आपको समझ आई? यस सर। खुशी, नलिन? आगे यस। सर। ठीक है। अब जैसे अ, अब जैसे टैक्स होता है, टैक्स जो होता है वो हमारा सिविल लॉ के अंदर आता है। तो टैक्स जो है मैं क्या कर सकता हूँ, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगा सकता हूँ। कि जैसे कि आज अगर मैं टैक्स लॉ बना रहा हूँ और मैं बोलता हूँ कि यार पिछली डेट से मैं चाहता हूँ कि मेरे को पिछले 2 साल का आप इस हिसाब से टैक्स दो, 2 ईयर्स का टैक्स दो, तो ये मैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सिविल लॉ है। सिविल लॉ को आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ला सकते हो, लेकिन क्रिमिनल लॉ को आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लाओगे। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? पीछे से। और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? सर उसके बाद। हाँ, उसके तो बाद क्रिमिनल लॉ जो होंगे उनका इफेक्ट कैसा होगा? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, यानी कि आज की डेट के आगे से इफेक्ट के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आता है, वैसे केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जनरली बता देता हूँ। परीद लुहा वर्सेस लिरम्बम नाम का केस है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मत नोट करना। इसके अंदर जैसे इसमें क्या हुआ था, इस पर्सन ने ना पंचायत का जो टैक्स होता है उसकी नॉन पेमेंट की थी, और ऐसा उस वक्त नहीं था कि अगर आप उस दिन टैक्स को पे नहीं करोगे तो कोई ऑफेंस होगा, लेकिन बाद में उसको ऑफेंस बना दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब उसको ऑफेंस बना दिया जाता है तो बाद में उसको उसकी सजा नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि वो जिस वक्त उसने वो चीज की थी उस वक्त वो ऑफेंस नहीं था। तो जिस वक्त अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो उस वक्त अगर वो चीज ऑफेंस नहीं है तो आपको उसके अंदर उसकी सजा नहीं मिलेगी।
ठीक है। Yes, sir. तो 20 क्लॉज 1 तो मेनली इसी बारे में बात करता है। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो आर्टिकल 21 है ये बेनिफिशियल प्रोविजन भी है। अब बेनिफिशियल प्रोविजन का मतलब क्या होगा। देखो 21, जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है उसके हिसाब से क्या होता है, जैसे मान लो अगर आज एक ऑफेंस है, मतलब आज ऑफेंस है कोई 2022 में भी ऑफेंस है, 2023 में भी ऑफेंस है, लेकिन 2022 के अंदर ना उसके अंदर सजा सिर्फ 1 साल की है, और 2023 में उसको अमेंड करके ना उसके अंदर सजा 2 साल की कर दी। और जो व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया था ना वो 2022 में किया था, और उसको सजा 2023 में जाके मिल रही है, तो उसको सजा कितनी मिलेगी, 1 साल की ही मिलेगी उसके अंदर, क्योंकि उसने वो ऑफेंस 2022 में किया था। और उसको इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर कि अब इसको बढ़ा के 2 साल कर दिया। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे ना एक केस आता है, जिस केस के अंदर ये चीज बोला गया कि जो बेनिफिशियल प्रोविजन है ना उसका फायदा इसको मिल जाएगा। ये रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो, अब इसको ना उल्टा कर दो, जैसे ऐसे मान लो कि 2022 में एक ऑफेंस आपने किया, उसके अंदर 2 साल की सजा है, 2 इयर्स की सजा है, और 2023 के अंदर क्या होता है, उसके अंदर सजा कितनी हो जाती है, 1 साल की हो जाती है। अब क्या होता है, इसने ऑफेंस 2022 में किया था, लेकिन इसको जो पनिशमेंट है वो आके मिल रही है 2023 में। तो क्या अब इसको मैक्सिमम 2 साल की सजा मिलेगी या 1 साल की मिलेगी, तो यहाँ पे ये क्या कर सकता है, बेनिफिशियल प्रोविजन ले सकता है। बेनिफिशियल जो उसका बेनिफिट है ना, जो अब एक्स पोस्ट पोस्ट फैक्टो लॉ बना है, वो ये उठा सकता है, यानी कि अब ये कहेगा कि मुझे 1 साल की ही पनिशमेंट दे दो, मुझे 2 साल की मत दो। तो अगर पहले सजा कम थी एक तरीके से और अब बढ़ गई, तो उसको ज्यादा वाली सजा नहीं मिलेगी। लेकिन पहले सजा कम थी और अब ज्यादा होगी, तो उसको कम वाली ही मिलेगी, उसको ज्यादा वाली नहीं मिलेगी। तो अगर उसको बेनिफिट हो रहा है तो वो बेनिफिट उठा सकता है, लेकिन अगर उसको कारण उसको नुकसान हो रहा है, जैसे इस वाली सिचुएशन के अंदर हो रहा था, तो वो नुकसान वो नहीं उठाएगा। ये चीज इस केस के अंदर कंफर्म की रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस के अंदर। ये वाली बात समझ आ गई आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की। Yes, sir. Yes, sir. बस इतनी ही बात है आर्टिकल क्लॉज 21 के अंदर। अब अब आता है हमारे सामने आर्टिकल 20 क्लॉज 2, जो कि बात करता है किसके बारे में, डबल जियोपार्डी के बारे में बात करता है। क्या बोल रहा है ये, कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कि किसी भी व्यक्ति को आप क्या करोगे, प्रोसिक्यूट नहीं करोगे और पनिश, देखो यहाँ पे बीच में क्या वर्ड है, एंड, यानी कि प्लस है, ये बात प्लस। दोनों चीजें होनी चाहिए, एक व्यक्ति के ऊपर प्रोसिक्यूशन भी चल गया और उसको पनिशमेंट भी मिल गई हो। अगर उसके साथ ये दोनों चीजें हो गई ना, प्रोसिक्यूशन चल गया और पनिशमेंट भी मिल गई, एक ही ऑफेंस के लिए, मतलब सेम ऑफेंस के लिए, तो उसके ऊपर दोबारा से ट्रायल चला के आप उसको पनिशमेंट नहीं दोगे। लेकिन अगर मान लो उसको पनिशमेंट नहीं मिली, इसके ऊपर सिर्फ प्रोसिक्यूशन चला था और उसके अंदर उसको पनिशमेंट नहीं मिली, यानी कि वो कन्विक्ट नहीं हुआ उसके अंदर, तो फिर आप उसके ऊपर दोबारा से चला सकते हो। यही चीज बोलने की कोशिश कर रहा है आर्टिकल 20 क्लॉज 2। तो लेकिन अगर इसको आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखोगे ना, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं दिया गया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको नैरोअर कंसेप्ट से लेके चलता है, डबल जियोपार्डी के कंसेप्ट को। यहाँ पे आपकी एक मैक्सिम आती है जिसको हम फॉलो करते हैं। इस मैक्सिम का नाम है, एक बार इसको हटा देता हूँ, नेमो डेट विस वेक्सरी। इसका मीनिंग जानते हो क्या होता है इस मैक्सिम का। तो शायद नो मैन कैन बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम। हाँ जी, कि एक व्यक्ति को 2 बारी सेम ऑफेंस के लिए सजा नहीं दी जाएगी, पेरिल नहीं किया जाएगा। तो इस वाली मैक्सिम के ऊपर जो हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है वो डिपेंड करता है कि नो मैन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। लेकिन जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको पहले सजा मिल जानी चाहिए तभी हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 एक्शन के अंदर आता है। लेकिन जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये चीज नहीं होती, और सेम ब्रिटेन में भी नहीं होता है ऐसा। वहां पे क्या होता है कि आपके ऊपर अगर एक बारी ट्रायल चल गया, अब उसके अंदर चाहे आप कन्विक्ट हुए हो चाहे आप कन्विक्ट ना हुए हो, आपके ऊपर दोबारा से सेम चीज के लिए ट्रायल नहीं चल सकता अमेरिका के अंदर या इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो। लेकिन ये प्रोटेक्शन हमें एक जगह मिलती है, कहाँ पे मिलती है प्रोटेक्शन, कि चाहे हम उसके अंदर एक्विट भी हो जाए फिर भी हम हमारे ऊपर दोबारा से ट्रायल नहीं चलेगा। कोई आइडिया। पक्का पता होगा आप लोगों को।
नहीं याद आ रहा? No, sir. सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी, ये हमें ये वाली प्रोटेक्शन दे देता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कुछ बातें हमें भूली गई, तब हम आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को फॉलो करते हैं। पहले उसको लिख लेते हैं, फिर सेक्शन 300 के ऊपर आते हैं सीआरपीसी के। स्नेहा, आपको समझ आ रहा है? नहीं आएगा तो बीच में मुझे बोल देना। Okay, sir. तो पहली बात जो हमें आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को अगर एक्शन में लेके आना है तो हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा? पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पर्सन मस्ट बी एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस। द पर्सन मस्ट बी एन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस। पहली चीज तो आपकी ये होनी चाहिए, यानी कि ऑफेंस हुआ होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हो। अब ये जो ऑफेंस है ना, ये ना हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे एक्सप्लेन नहीं कर रखा। ये इसकी जो डेफिनेशन है ना, ये हम जनरल क्लॉज एक्ट की उठाते हैं कि जनरल क्लॉज एक्ट में जो हमें इसकी डेफिनेशन दे रखी है ऑफेंस की, वही हम यहाँ पे एप्लीकेबल कर देते हैं। दूसरी बात आती है कि जो उसकी प्रोसीडिंग है ना, जो जैसे उसको ऑफेंस हुआ हो या जो भी उसको एक्यूज किया गया हो, जिस मतलब जो भी उसकी प्रोसीडिंग चली हो जिसके अंदर जिस ऑफेंस के लिए उसको एक्यूज बताया गया हो या कन्विक्शन दी गई हो, वो किसी कोर्ट के सामने या जुडिशियल ट्रिब्यूनल के सामने हुई हो। कोर्ट और जुडिशियल ट्रिब्यूनल के सामने हुई हो। यानी कि अगर कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हुई है तो उसको आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं करोगे आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अंदर। 1 लिख दिया मैंने, 2 है, 2 के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। वो प्रोसीडिंग कहाँ पे होनी चाहिए? कोर्ट या किसी भी जुडिशियल ट्रिब्यूनल के सामने होनी चाहिए। तीसरी बात, जो वो व्यक्ति है वो क्या हुआ हो? प्रोसिक्यूट हुआ हो, उसके ऊपर ट्रायल चला हो, एंड उसके अंदर क्या हुआ? उसको पनिशमेंट मिल गई हो उस व्यक्ति को। और चौथी चीज होती है कि अगर आप कोर्ट पहुंच रहे हो, कह रहे हो कि मेरा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का वायलेशन हो रहा है, तो ये जो ऑफेंस है जिसके लिए आप जा रहे हो वो सेम होना चाहिए, मस्ट बी सेम, जिसके लिए आपको पहले प्रोसिक्यूट और पनिश किया गया था। मतलब जिसके अंदर 3 के अंदर आपको प्रोसिक्यूट और पनिश किया गया था, वो सेम होना चाहिए जिसके लिए अब आप जाके रिलीफ मांग रहे हो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का। अगर ये बातें पूरी हो रही हैं, ये 4 बातें पूरी हो रही हैं, तो आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का रिलीफ मिल जाएगा, यानी कि डबल जो पार्टी का रिलीफ मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आपको ये सारी फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी। देन मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये सिर्फ कोर्ट के ऊपर होता है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के ऊपर नहीं होता। इस चीज को एक केस के अंदर कंफर्म किया था, उस केस का नाम है वेंकट रमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वेंकटा रमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर ये बात बोलती है कि जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है, अगर आपके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के अंदर कुछ किया गया है, तो उसको आप ये नहीं बोलोगे कि आपके सामने कोर्ट के सामने आपकी प्रोसीडिंग चली है, इसलिए आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का डिफेंस मिल जाना चाहिए। वहां पे आपको ये डिफेंस नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर कोई इंक्वायरी, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की कोई इंक्वायरी हुई इंटरनल, मान लो कोई अगर पुलिस ऑफिसर उनका किसी चीज, जैसे मान लो करप्शन में फंस गया और उन्होंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की, तो वहां पे वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में ये बात हुई थी, अब मेरे ऊपर आप दोबारा कोर्ट में क्यों प्रोसीडिंग चला रहे हो। तो वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और सेम ऑफेंस होना चाहिए यहाँ पे, ऑफेंस मस्ट बी सेम, अलग ऑफेंस नहीं होना चाहिए वो। देन जो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है, ये कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस प्रोसीडिंग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, यहाँ तक समझ आ रहा है? कोई डाउट है? नो सर। No, sir. ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस प्रोसीडिंग। यानी कि जैसे कि मान लो कि आपकी अगर कोई अपील चल रही है, ठीक है, और अपील के अंदर आप गए हुए हो, तो वहां पे आप ये नहीं बोलोगे कि इसके अंदर पहले ही ट्रायल चल चुका है, इसलिए अब आप इसको नहीं चलाओ दोबारा से। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, वो अपील के अंदर चला जाता है एक्विटल के अगेंस्ट, कि उसका एक्विटल हो गया, स्टेट ही जाएगी उसके अगेंस्ट, और वो एक्विटल में चली जाती है स्टेट उस व्यक्ति के अगेंस्ट, कि इसको तो आपने एक्विट कर दिया, ठीक है, तो आप बोल दो कि मैं यहाँ पे आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का सहारा लेना चाहता हूँ। या आप गए, आप एक्विटल के लिए गए कि भाई आपने मेरे को पहले जो है गिल्टी प्रूफ कर दिया था
आपने मुझे कन्विक्ट प्रूफ कर दिया था, मैं कन्विक्ट नहीं हूँ, मुझे एक्विट किया जाए, और इसके लिए आप अपील में चले गए, तो स्टेट जो है वो ये डिफेंस नहीं ले सकती कि इनके ऊपर तो पहले हमने इनको कन्विक्ट कर दिया है, अब इसकी ये अलग से एक्विटल के लिए आ रहे हैं, तो ये वाला जो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का डिफेंस लिया जा सके, ये डिफेंस नहीं लिया जा सकता। तो अगर कोई प्रीवियस प्रोसीडिंग की कॉन्टिन्यूएशन चल रही है, कॉन्टिन्यूएशन में ही कोई चीज़ चल रही है, तो उसके ऊपर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो अपील होती है वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूएशन ही होती है, उसको हम कोई अलग चीज़ नहीं मानते, वो उसकी कॉन्टिन्यूएशन, जो पहले जो आपका ट्रायल चल रहा था या जो केस चल रहा था उसकी कॉन्टिन्यूटी ही मानी जाती है, अलग से उसको कुछ नहीं माना जाता। देन इसी तरीके की एक और चीज़ आती है हमारे सामने, ये केस है सुभाष सिंह वर्सेस देवेंद्र कौर का, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जनरली क्या था कि क्या आप क्लेम फॉर कंपनसेशन कर सकते हो, जैसे मान लो कि आपका एक केस था वो सॉल्व वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या आप कंपनसेशन कर सकते हो, किस सिचुएशन के अंदर ये चीज़ आ जाती है, जैसे केस का नाम लिख लो, लिखना है तो सुभाष सिंह वर्सेस SUBA है, सुभाष सिंह वर्सेस देवेंद्र कौर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि जो एक्यूज होता है ना, उसको कन्विक्शन हो जाती है सेक्शन 304 के अंदर, और उसको जो मतलब जैसे जो एक्यूज था उसको कन्विक्शन हो जाती है 304 के अंदर, क्यों, क्योंकि ना उसने एक व्यक्ति का मर्डर किया होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अभी आपका पूरा केस हो गया, उसके अंदर उसको कन्विक्शन होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन अब क्या होता है कि जो जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ था उसकी वाइफ आके ना कंपनसेशन के लिए क्लेम करती है। तो यहाँ पे बोला गया, मतलब यहाँ पे डिफेंस लेता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर कोई कंपनसेशन के लिए क्लेम करने के लिए आ रहा है इस ऐसी सिचुएशन के अंदर, तो वहां पे आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 2 एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो। ठीक है, तो वहां पे आपको नहीं मिलेगा। सुभाष सिंह वर्सेस देवेंद्र कौर आर्टिकल, सॉरी, सुभाष सिंह वर्सेस देवेंद्र कौर 2011 का केस है ये। तो क्लेम फॉर कंपनसेशन करोगे तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का रिलीफ नहीं मिलेगा आपको, वहां पे आप कर सकते हो, मांग सकते हो अपना कंपनसेशन। अब देखो यहाँ पे, अब हमारे सामने आता है सेक्शन 300 जो मैंने आपको बताया था। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या आर्टिकल 13 याद है? आर्टिकल यस 13 सर। क्या बोलता है वो? सर कि जो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं फंडामेंटल राइट से वो वॉइड होते हैं। वन बात, और सेकंड वाली? सर सेकंड वो बोलता था कि जो बाद में अगर आ रहे हैं नॉन सिटीजन्स के ऊपर वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज वो सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लॉज 1 के अंदर बोलता है कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब पार्ट 3 को वायलेट करते हैं, तो उतना पार्ट जो है वो हमारे ऊपर इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा, जिसके अंदर हमने डॉक्ट्राइन पढ़े थे, डॉक्ट्राइन ऑफ सर एक्लिप्स और ये सब। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स होगा ना सेकंड हाँ, में। और पोस्ट वाले इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो अब डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स नहीं होगा सेकंड में, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स सिर्फ 1 के ऊपर एप्लीकेबल वन होता है, के यही ऊपर। तो चीज़ पढ़ी थी यस हमने। सर। यहाँ पे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज जो बन रहे हैं वो पार्ट 3 को वायलेट नहीं करने चाहिए, अगर वो करेंगे तो हमारा जो पूरा वो जो लॉ बना है वो इनवैलिड हो जाएगा, वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स एप्लीकेबल नहीं होगा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे, क्योंकि वो एबिनिशियो ही खराब होते हैं, वो शुरू से ही वाइड माने जाते हैं, लेकिन जो ये वाले होंगे प्री वाले, उनके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स एप्लीकेबल होता है। सर पोस्ट पे तो वेवर लगेगा ना? क्यों? सर क्योंकि उनको वेव ऑफ कर देंगे, वो बनेंगे ही नहीं। हाँ, मतलब कह सकते हो कि आप वो शुरू से ही खत्म हो जाएंगे, जैसे मान लो शुरू मैंने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना दिया, तो अगर सुप्रीम कोर्ट अगर उसको कहेगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो खत्म, उसके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स नहीं लगेगा। अब देखो, जैसे हमारा सेक्शन 300 आता है, अगर आप सेक्शन 300 CRPC को पढ़ोगे, सब सेक्शन 1 या सब सेक्शन 2, वो हमें क्या बोलता है कि जैसे कि अगर कोई पर्सन, अगर किसी के ऊपर भी ट्रायल चल गया कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, जिसके पास भी जुरिडिक्शन थी, सब चीज़ें थी, और अगर उसको कन्विक्शन या एक्विटल हो जाता है, क्या हो जाता है, कन्विक्शन या एक्विटल हो जाता है, तो फिर उसको सेम फैक्ट्स के लिए किसी और ऑफेंस के अंदर या किसी और चीज़ के लिए उसके ऊपर ट्रायल नहीं चलाया जाएगा, सेक्शन 300 बोलता है। ठीक है, चाहे आप उसको आप 221 के अंदर दोबारा सजा देना चाहते हो, 221 के सबसेक्शन 1 में या सबसेक्शन 2 में, कहीं पे भी आप उसके दोबारा से उसके ऊपर ट्रायल नहीं चला सकते। तो अब ये वाली बात देखी जाए तो एक तरीके से ये तो हमारे आर्टिकल 20 क्लॉज 2 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो रहा है ये चीज़, कि यहाँ तो ये सिर्फ बोल रहा है कि जिनको कन्विक्शन हो रही है सिर्फ उनको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दोनों के लिए बोल रहा है, चाहे कन्विक्शन हो चाहे एक्विटल हो, दोनों को होना चाहिए। तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हो गई कि भाई आप तो इसको वायलेट कर रहे हो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 को। इसको इसके लिए वर्ड यूज होता है कन्विक्शन और एक्विटल के, जिसको हम बोलते हैं वो वर्ड यूज होता है ऑट्रे फॉइस एक्विट, एक्विटल के लिए ऑट्रे फॉइस एक्विट,
और ये होता है ऑट्रे फॉइस कन्विक्ट, कन्विक्ट के लिए यूज होता है कि दोबारा से उसके ऊपर आप ट्रायल नहीं चलाओगे। और यहाँ पे आप यूज करते हो डबल जेओपार्डी इंडिया के अंदर। तो इसके लिए ना क्या सोल्यूशन है, जैसे कि हमारा जैसे आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर इस तरीके से जो क्लॉज इसका क्लॉज 2 है कि आप नहीं बना सकते, लेकिन ना वो क्या बोलता है कि अगर आप किसी को मैक्सिमम, जैसे ये तो मिनिमम बेनिफिट की बात कर रहे हैं कि आप उसको सजा नहीं दोगे, लेकिन ये क्या कर रहा है सेक्शन 300 जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है उसको, मैक्सिमम बेनिफिट देने की बात कर रहा है। तो अगर कोई सेक्शन किसी को मैक्सिमम बेनिफिट देता है तो देखो इसने कहीं वायलेट थोड़ा ना किया। आपने बोला था कि आप कन्विक्शन पे दोगे, मतलब कन्विक्शन पे उसके ऊपर दोबारा से ट्रायल नहीं चलाओगे, तो मैंने कब मना किया मत करो। मैं तो मान ही रहा हूँ आर्टिकल 20 क्लॉज 2 को सेक्शन 300 कहता है, मैंने तो एक और बेनिफिट दे दिया उसको एक्विटल वाला। तो यानी कि ये क्या कर रहा है मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है, यहाँ पे मिनिमम बेनिफिट मिल रहा था उसको, लेकिन जो सेक्शन 300 है वो क्या कर रहा है उसको मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है कि आप इसका भी बेनिफिट उठा लो एक्विटल वाला। तो इसलिए ये क्या है अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहा है, ये एक और बेनिफिट दे रहा है उस व्यक्ति को। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का वायलेशन हो रहा है सेक्शन 300 के अंदर। ठीक है, नहीं समझ आया आगे सर। स्नेहा? सर आगे दोबारा बता दो। बताता हूँ, स्नेहा आपको समझ आया? यस सर। ठीक है। शशिकला, मैंने ये बोला था जैसे मान लो कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या बोल रहा है कि आपको कन्विक्शन के अंदर, जब अगर आपको कन्विक्शन होगी, आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन हुआ, किसी कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन चलाया और कन्विक्शन होगी, तो आपके ऊपर दोबारा से उस सेम ऑफेंस के लिए कोई ट्रायल नहीं चलेगा, दोबारा से आपके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी। लेकिन सेक्शन 300 क्या बोलता है, चाहे आपको कन्विक्शन हुई हो पहले प्रोसिक्यूशन होके, मतलब आपके ऊपर जो ट्रायल चला हो, चाहे उसके अंदर एक्विटल हुई हो, तब भी आपके ऊपर कोई भी आपके ऊपर दोबारा से कोई ट्रायल नहीं चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए तो हमारा जो क्वेश्चन राइज होता है कि क्या आर्टिकल 20 क्लॉज 2 को वायलेट करता है सेक्शन 300, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, नो। क्यों? क्योंकि वायलेट नहीं करता, क्योंकि ये बात जो जो इसने बात बोली कन्विक्शन वाली, वो तो ये बात बोल ही रहा है, उसने मना थोड़ा ना किया उसके लिए, इसने तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया जिस व्यक्ति के ऊपर जो चला ट्रायल चला था उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया। तो अगर हमें कहीं से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है तो वो चीज़ उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ा ना कर रही है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तब करती जब सेक्शन 300 ये बोलता कि सिर्फ एक्विटल पे करोगे और कन्विक्शन पे नहीं करोगे, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो इस बात को तो ये मान ही रहा है कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, इसने एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया, यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट दे रहा है लोगों को ये। तो इसलिए ये हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहलाएगा सेक्शन 300 जो है। सर आगे समझ। ठीक है, इसको हम ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट बोलते हैं, इसको हम ऑट्रेफॉइस एक्विट बोलते हैं, और यहाँ पे जो यूज हो रहा है ये डबल जेओपार्डी यूज हो रहा है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 2, जिसके अंदर हमें इतनी बात बोली गई कि फिर हमारे सामने आता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3। इसके अंदर इतने ज़्यादा केसेस थे नहीं 1 और 2 के अंदर, और 3 में भी कोई ज़्यादा केस है नहीं। आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारे केसेस आएंगे जो अभी हम करेंगे, बहुत बड़ा है आर्टिकल 20। अब 20 क्लॉज 3 के अंदर क्या बोल रहा है, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस के अंदर बोल रहा है, के बारे में बोल रहा है। सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस कौन से होते हैं? सर कि मतलब अपने ही अगेंस्ट हम वो नहीं बन सकते विटनेस। नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि मेरे को फोर्स नहीं किया जाएगा कि मैं अपने ही अगेंस्ट विटनेस बन जाऊं। अगर मैंने कोई ऑफेंस किया या मेरे अगेंस्ट कोई एलिगेशंस लगी है कि मैंने कोई ऑफेंस किया है, तो मेरे को इस चीज़ के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा कि मैं वहां पे अपने ही अगेंस्ट विटनेस बन जाऊं। जैसे कि आप एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 देखते हो कि पुलिस के सामने अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया है, आपने कन्फेशन किया है, कुछ भी किया है, तो वहां पे आपको उस स्टेटमेंट को कोर्ट में रेलिवेंट नहीं किया जाता है। क्यों? इसी आर्टिकल को फॉलो करते हुए, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को फॉलो करते हुए, क्योंकि वो आपकी क्या मानी जाएंगे, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस माने जाएंगे। तो इसलिए आपको नहीं माना जाता। तो अब ये जो आर्टिकल 20 है क्लॉज 3 है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई आप किसी व्यक्ति के साथ जोर जबरदस्ती ना करो, उससे आप कन्फेशन करा लो कि आपने ही ऑफेंस किया है, और ये बर्डन जो है ना उस व्यक्ति पे डाला गया जिसने एलिगेशन लगाया है कि आप प्रूफ करो कि इसने ऑफेंस किया है। जब तक आप ये प्रूफ नहीं करते कि इसने ये ऑफेंस किया, तब तक हम क्या मानेंगे उसको, इनोसेंट मान लेंगे। इनोसेंट मान लेंगे, प्रिज्यूम करेंगे कि वो इनोसेंट है। इसलिए जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है सेक्शन 25 की, उसको कोर्ट के अंदर रेलिवेंट नहीं माना जाता। अब यहाँ पे ना हमारे सामने केस आता है, जो इंपॉर्टेंट केस है। दो केस है इसके अंदर इंपॉर्टेंट। एक केस आता है एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा का, एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा। और दूसरे केस का नाम आप अच्छे से जानते हो, आप मुझे बताओ कौन सा केस है?
हमने सीआरपीसी में डिस्कस किया था। नहीं याद आया। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कट्ठी कल्लू ओगड़, याद आया? यस सर। हाँ कहाँ सर। पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था उसमें? किस जगह पे पढ़ा था? सर ये याद नहीं है। ये याद नहीं। चलो कोई बात नहीं। एमपी चंद्रा, जो एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा का केस है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया आर्टिकल 20 क्लॉज सी के लिए कि आपको इसका बेनिफिट कब मिलेगा। सबसे पहली बात इसने बोली कि अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है, जो एसेंशियल्स एक तरीके से बोले जाते हैं, तो तीन एसेंशियल्स इसके अंदर आते हैं हमारे, कि अगर ये तीन चीजें होंगी तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। पहली चीज क्या बोली कि ये जो बेनिफिट है आपको आर्टिकल 23 का कब मिलेगा, जब आप एक्यूज हो गए ऑफेंस के अंदर। क्या हो गए? एक्यूज हो गए। अगर आप विटनेस हो या कोई और चीज हो तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि अगर जब आप अपराधी हो, आपके ऊपर एलिगेशंस लगी हुई हैं कि आपने ये अपराध किया, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे ना, तो वहां पे ये सबके अगेंस्ट है, चाहे विटनेस हो चाहे एक्यूज हो, सबको इसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन इन इंडिया हमने सिर्फ ये बेनिफिट जो है एक्यूज को दिया है, कि आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो क्या करे, अपने ही अगेंस्ट विटनेस दे, कि आप उसको जोर जबरदस्ती से डरा धमका के किसी भी तरीके से आप उसको ये बोल रहे हो कि आप अपने अगेंस्ट विटनेस बनो। तो एक्यूज को ये बेनिफिट अवेलेबल होता है, लेकिन अमेरिका के अंदर ये बेनिफिट विटनेस को भी अवेलेबल होता है। देन सेकंड चीज होती है कि, अच्छा इससे पहले ना हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि विटनेस होता क्या है। जैसे मैं अगर आपको बोल रहा हूँ, मैं अपने ही अगेंस्ट बोल रहा हूँ, चलो छोड़ो, मैं ये वाला बताता हूँ, कंपल्शन ऑफ विटनेस। सेकंड चीज मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, कि मैं आपको कंपेल नहीं करूंगा कि आप विटनेस बनो, ठीक है, यानी कि मैं आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा कि आप विटनेस बनो। अब यहाँ पे ना, यहीं पे आपका इसी सेकंड पॉइंट पे आपका ये वाला केस आ जाता है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कालीकट्टू ओगड़ वाला केस। अब ये जो कंपल्शन वाली बात है ना, कंपल्शन ऑफ विटनेस की, तो इसमें बोला गया कि कब एक एक्यूज को हम मानेंगे कि वो विटनेस है। तो ये वाला जो केस था, एमपी शर्मा वाला केस था, इसके अंदर ना बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन दी गई कि हम जब एक्यूज से किसी भी तरीके के एविडेंस ले रहे हैं, चाहे हम उससे ऑरल एविडेंस ले रहे हैं, चाहे हम उससे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले रहे हैं, चाहे हम उससे टेस्टिमोनी ले रहे हैं किसी भी तरीके की, तो हम क्या करेंगे, क्या मानेंगे कि वो एक तरीके से हम उसके एविडेंस ले रहे हैं और उससे हम वो एविडेंस नहीं ले सकते, मना किया गया। क्यों? क्योंकि ये कंपल्शन ऑफ विटनेस माना जाएगा कि ये सब विटनेस हमें उससे नहीं लेने। लेकिन यहाँ पे ना फिर बाद में जब ये केस आया स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कालूगटी ओगड़ का, तो ये जो जो इस वाले केस के अंदर एमपी शर्मा में जो विटनेस की डेफिनेशन दी कि उसको विटनेस ही बनाओगे, एक बहुत ब्रॉड इंटरप्रिटेशन थी, बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन थी, किसी भी तरीके के विटनेस लेने से उससे मना कर दिया था, किससे? एक्यूज से। लेकिन ये जो केस था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कालीकट्टू ओगड़ का, इसके अंदर कंपल्शन ऑफ विटनेस के अंदर ना इस विटनेस की डेफिनेशन को नैरो किया, कि आपने ना ये इंटरप्रिटेशन बहुत वाइड कर दी कि आप इससे किसी भी तरीके की विटनेस नहीं ले रहे हो, इसकी इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा नैरो करो। तो इसके अंदर बोला कि आप उस व्यक्ति से ना उसी तरीके के एविडेंस नहीं ले सकते सिर्फ जो कि उसके पर्सनल नॉलेज के होंगे। क्या होंगे? पर्सनल नॉलेज के होंगे, जो उसको चीजें पता है। यानी कि अगर आप उससे जैसे कि उससे अगर आप उसकी कोई फोटोग्राफ ले रहे हो, या उसके फिंगरप्रिंट ले रहे हो, या उसके सिग्नेचर ले रहे हो, उसकी हैंडराइटिंग ले रहे हो, तो ये सब जो है उसको आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का बेनिफिट नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आप कंपेयर करने के लिए ले रहे हो। इस उसके अंदर उसकी कोई पर्सनल नॉलेज थोड़ी ना है, उसकी फिंगरप्रिंट बैठ के उसने खुद थोड़ी ना बनाई है, या उसकी फोटो वो खुद थोड़ी ना बना रहा है, उसकी कोई पर्सनल नॉलेज नहीं आ रही वहां पे। तो मेन यहाँ पे वर्ड यूज किया गया पर्सनल नॉलेज का, कि जो चीजें उसकी पर्सनल नॉलेज में होगी ना, उसके लिए आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो विटनेस दे। इसके अलावा जैसे उसके फिंगरप्रिंट्स हो गए, या फुटप्रिंट्स हो गए, शू के प्रिंट हो गए, या इस तरीके की कोई भी चीज हो गई, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी पर्सनल नॉलेज के अंदर। तो उन चीजों के लिए आप इसके विटनेस ले सकते हो, जो हम कहाँ पे पढ़ते हैं, जब विटनेस लिए जाते हैं, जैसे जब हम उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं सीआरपीसी के अंदर, सेक्शन 53, 53A, 54, यहाँ सब पे जब आता है तब हम इस चीज को देखते हैं, खासकर 53A के अंदर, जहाँ पे उसका डीएनए लिया जाता है, या फिर जहाँ पे क्या क्या चीजें ली जाती हैं, और सेप्टम लिया जाता है, सीमन लिया जाता है, ये सब चीजें ली जाती है। तो ये चीजें जो है वो अलाउड होंगी, वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वॉयलेशन नहीं करेंगी। ठीक है, तो जो चीजें उसकी पर्सनल नॉलेज में है, सिर्फ उनके लिए आप उसको कंपेल नहीं कर सकते, लेकिन जो चीजें पर्सनल नॉलेज में नहीं है, उस चीज के लिए उसको आप उससे उस चीज के आप उससे एविडेंस ले सकते हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। तो दूसरी चीज ये हो गई।
लेकिन यहाँ पे ना देखो एक चीज और समझने वाली है कि जैसे कोई आपने क्या किया सेक्शन 25 के अंदर ना, उससे कोई आपने इन्फॉर्मेशन लिया, आपने उससे कंफर्म कराया कि हाँ भाई बता कि क्या क्या तूने ऑफेंस किया, तो उसने कहा हाँ मैंने ये ऑफेंस किया था और मैंने क्या किया। जैसे मैंने उससे नॉलेज ली, जैसे मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैंने उससे नॉलेज ली कि अच्छा तूने ऑफेंस किया था, तूने मर्डर किया था, तो जो मर्डर का तेरा नाइफ था वो तूने कहाँ छुपाया। उसने मुझे यहाँ पे नॉलेज दी थी कि ये नाइफ जो है ना मैंने वहां पे जाके उस जगह पे रख दिया था, तो मैं एज अ पुलिस ऑफिसर वहां पे गया और मैंने जाके उसको क्या किया, रिकवर कर लिया, रिकवर कर लिया। तो यहाँ पे ना इस सेक्शन 25 का जो इफेक्ट था वो खत्म हो जाएगा और सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का इफेक्ट आ जाएगा, जिसके अंदर इसने ये जो स्टेटमेंट दी थी सेक्शन 25 के अंदर, ये इसकी एडमिसिबल मानी जाएगी। और अगर इस तरीके से मैं कोई चीज़ रिकवर कर लेता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन के बाद, तो जितनी भी स्टेटमेंट उसने दी थी अब जो एडमिसिबल मानी जाएगी, ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को वायलेट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अब मेरे को उससे क्या मिल गया, एविडेंस मिल गया, और अब वो नहीं माना जाएगा कि वो किसी भी तरीके से आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को वायलेट कर रहे हैं या फिर वो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस है, क्योंकि अब वो मुझे उसकी रिकवरी होगी उसकी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे, तो वहां पे वो वायलेशन नहीं माना जाएगा। ये वाली बात समझ आई? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने उसको डीएनए लेने के लिए बोला, या मैंने बोला कि आप अपना फुटप्रिंट्स दे दो और वो नहीं देता। अब ऐसा नहीं है कि मैं उसको मार पीट के उससे उसके फुटप्रिंट्स या ये चीज़ें ले सकता हूँ, अगर वो नहीं देता तो मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, एडवर्स इंटरफेरेंस हो जाएगा। एडवर्स इंटरफेरेंस इसका मतलब क्या होता है, वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो जो चीज़ है ना उसके अगेंस्ट मान ली जाएगी। एडवर्स मतलब कि अगेंस्ट मान ली जाएगी, कि आप नहीं दे रहे, अच्छा कि मतलब आपने ये चीज़ की है, उसके अगेंस्ट मान लिया जाएगा इसको। अगर वो चीज़ देने से मना कर देता है जो कि उसकी पर्सनल नॉलेज की नहीं है और उससे वो चीज़ मांगी जा रही है और वो उसके लिए मना कर देता है, तो उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, एडवर्स इन्फ्लुएंस हो जाएगा। और इतने से सिर्फ वर्ड के ऊपर ना आपको नोट लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम के अंदर कि एडवर्स इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है, तो इसको आप डिटेल के अंदर पढ़ के बताना कि एडवर्स इन्फ्लुएंस का परफेक्ट मीनिंग क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आप इसके अंदर बता सकते हो। अब ये वाली चीज हुई कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन एक्यूज ने दे दी, उसके बाद मैंने रिकवरी कर ली, तो फिर वहां पे ये नहीं माना जाएगा कि मैंने आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन किया। और तीसरी चीज आती है कि ये जो कंपल्शन है ना विटनेस की, मैंने अगर उसके साथ कंपल्शन नहीं किया, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हो कि इफ नॉट कंपल्शन करके लिख सकते हो, यानी कि मान लो मैंने उसके साथ कंपल्शन नहीं किया, मैंने उससे आराम से रिक्वेस्ट की। मैंने उससे क्या की, रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि आप ना ऐसे आके अपनी बात बता दो, जैसे कोर्ट के सामने आप ये बात बता दो, या आप अपनी चीज़ें कोई भी दिखा दो, या जो भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें बता दो आप। अगर मैंने उससे रिक्वेस्ट की और उसने उस चीज़ को बता दिया अपने अगेंस्ट ही, तो फिर वहां पे ये नहीं माना जाएगा कि मैंने उसके साथ कंपल्शन किया और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जोर जबरदस्ती ड्यूरेस को मना कर रहा है कि मैं उसके साथ किसी तरीके से उसको कोर्शन कर रहा हूँ, उसके साथ उसको धमकी दे रहा हूँ, या मैं उसको पीट रहा हूँ, या मैं मतलब कि कुछ भी कर रहा हूँ, उसके घर में से किसी को उठा के मैंने जेल में रख लिया और मैं बोल रहा हूँ जबरदस्ती कि अब तू इस बात को मान, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। तो जहाँ पे मैं उससे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आके ये बात बता दो और वो उसके उस बेसिस पे वो बात बता देता है, तो वहां पे फिर आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। अब जैसे मान लो कि जैसे एक पर्सन ने पुलिस को कॉल किया, ठीक है, और उसने कॉल के ऊपर ये कंफर्म किया कि हाँ मैंने ये ऑफेंस किया है, अब सेक्शन 25 बोलता है कि ये तो स्टेटमेंट मानी नहीं जाएगी क्योंकि ये सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस हो गया, लेकिन पुलिस ने क्या किया, इसकी स्टेटमेंट जो है ना रिकॉर्ड कर ली, टेप रिकॉर्ड कर ली। तो यहाँ पे अब जब कोई व्यक्ति टेप रिकॉर्ड करता है, तो क्या होता है कि वो फोर्सफुली तो करता नहीं, हो तो उसने एक जनरली टेप रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ पे अगर उसने कोई जैसे स्टेटमेंट दी थी और उसको टेप रिकॉर्ड कर लिया गया, तो फिर वहां पे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसके साथ कोई कंपल्शन से उसको उसकी विटनेस रिकॉर्ड नहीं की, मतलब कि उसको कंपल्शन से विटनेस नहीं बनाया, मैंने उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई, मैंने सिर्फ उसकी टेप रिकॉर्डिंग कर ली थी। ये बात बोली गई थी यूसुफ अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में, टेप रिकॉर्डिंग वाली, यूसुफ अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1968 का केस है। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट केस आता है, इस केस का नाम है सिल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सिल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसके अंदर बोला
ये वाला जो केस था, ये केस जो है 2010 का है। इस केस के अंदर क्या बोला कि जैसे कि ये जो टेस्ट होते हैं ना, जो टेक्निक्स होती है, जैसे नार्को एनालिसिस हो गया, पॉलीग्राफी टेस्ट हो गई, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग हो गई, अगर ये टेस्ट बिना आपके परमिशन के किए जाते हैं, नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफी टेस्ट, या जिसको बीप टेस्ट बोलते हैं, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट, अगर ये सब आपके बिना कंसर्न के किए जा रहे हैं, तो फिर ये भी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन माने जाएंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका नार्को एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके अंदर ना व्यक्ति जो होता है ना, उसको ड्रग्स दिए जाते हैं। जैसे उसके अंदर जो ड्रग्स होता है वो सोडियम पेनेथॉल दिया जाता है। ऐसी पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाता है, तो उसके अंदर वेव टेस्ट होता है, जिसको हम वेव टेस्ट भी बोलते हैं। उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस दी जाती हैं कुछ ना कुछ। तो इससे क्या हो सकता है कि एक तरीके से इसको हम टॉर्चर भी मानते हैं, कि एक व्यक्ति के साथ आप टॉर्चर कर रहे हो, अपने आप में क्रूअल है और इनह्यूमन है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, और हमने ना बहुत सारी इंटरनेशनल कन्वेंशन को भी साइन कर रखा है जिसके अंदर ये चीज़ें मना की गई हैं। तो ये बोला गया कि जैसे अगर किसी को नार्कोटिक टेस्ट देना है या लाई डिटेक्टर टेस्ट देना है, खासकर इन सब के लिए तो वैसे ही मना कर दिया, किसी को लाई डिटेक्टर टेस्ट अगर देना है, तो उसके लिए सबसे पहली बात, ये इसके अंदर गाइडलाइंस दी गई सेल्बी के अंदर। देखो, इसने नार्को एनालिसिस या जितने भी बीईपी टेस्ट होते हैं या और कोई टेस्ट होते हैं, सबके लिए मना कर दिया। इसने बोला कि अगर आपको कोई क्या करना है, लाई डिटेक्टर टेस्ट करना है, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हो तो आप लाइट डिटेक्टर टेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो काफी सारी बातें इसने बोली थी, उसमें से कुछ बातें हम देख लेते हैं, 7-8 बातें देख लेते हैं। सबसे पहली बात इसने बोली कि जो आप लाइट डिटेक्टर टेस्ट करोगे, उसके अंदर जो एक्यूज है, जिसका आप लाइट डिटेक्टर टेस्ट कर रहे हो, उसके अंदर उसकी परमिशन यानी कि कंसर्ट होना जरूरी है। उसकी कंसर्ट के बिना आप लाइट डिटेक्टर टेस्ट नहीं करोगे। पहली बात इसने ये बोली, ठीक है, कि कंसर्ट लोगे आप वहां पे। सेकेंड बात बोली कि जैसे जिस भी एक्यूज का आप ये लाई डिटेक्टर टेस्ट करोगे, उस वक्त जहां पे भी उसका ये लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, वहां पे आप लॉयर को, जो उसका लॉयर होगा, उसको एक्सेस दोगे। उसका लॉयर उसके साथ रहेगा, जहां पे भी ये उसका लाई डिटेक्टिव टेस्ट होगा, उसका लॉयर उसके साथ रहेगा। और उसको आप पूरा जो भी इमोशनल या लीगल इम्प्लीकेशंस होती है, वो सब उसको समझाओगे कि अगर आप ये लाई डिटेक्टर टेस्ट कराते हो तो इसके आपके मेंटल इफेक्ट क्या आ सकता है, आपके ब्रेन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आ सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने से पहले। तो उसका लॉयर जो है उसके साथ रहेगा वहां पे। देन जो ये कंसेंट ली जाएगी, ये वाली जो कंसेंट ली जा रही है, कौन रिकॉर्ड करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस के अंदर ये कंसेंट रिकॉर्ड की जाएगी, और किसी की प्रेजेंस की ये कंसेंट मानी नहीं जाएगी। और जब भी ये जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कंसेंट दी जा रही होगी, वहां पे लॉयर उसको रिप्रेजेंट कर सकता है इस कंसेंट को देने के लिए। लॉयर वहां पे उसके साथ में होगा जब ये कंसेंट दे रहा होगा। फिर पांचवी बात इन्होंने बोली कि जब जैसे उसकी कंसर्न वगैरह सुन ली जाएगी, सब चीज़ें हो जाएंगी, तो उसको क्लियर, मतलब एकदम क्लियर टर्म्स में बताया जाएगा उस व्यक्ति को कि अब जो आप लाई डिटेक्टर्स टेस्ट दोगे, ये एक तरीके से आपका वो नहीं मानी जाएगी, क्या कहते हैं, जो सेक्शन 164 की स्टेटमेंट होती है वो नहीं मानी जाएगी। ये स्टेटमेंट अभी भी आपकी क्या मानी जाएगी? पुलिस के सामने वाली ही स्टेटमेंट मानी जाएगी। मतलब आपकी ये एक तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने वाली कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट नहीं होगी जो सेक्शन 164 में देते हैं। ये आपकी पुलिस के सामने जो आपने स्टेटमेंट दी है वो मानी जाएगी जब आपका लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाएगा। पांचवी बात ये बोली। और इसके अलावा बोला कि जैसे कि जो भी आप लाई डिटेक्टर टेस्ट करोगे, वो किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराओगे। कोई भी जो हॉस्पिटल होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा, लॉयर के प्रेजेंस में आप करोगे। एंड देन फिर जो भी पूरी बातें हैं, मेडिकल या फैक्चुअल नरेशंस है कि किस तरीके से होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें आप एक्यूज को समझाओगे लाई डिटेक्टर टेस्ट होने से पहले। तो ये सारी चीज़ें सिल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक के केस के अंदर बोली। तो ये हमारा आर्टिकल 20 खत्म होता है यहाँ पे। आर्टिकल 20 क्लॉज 1, 2 और 3। कोई डाउट है इन तीनों में? नो सर। No, sir. नरेन? नो सर, क्लियर है। ठीक है। नेहा? No, sir, clear. ठीक है, अब हम आते हैं किसके ऊपर? आर्टिकल 21 के ऊपर। ये एक लाइन का आर्टिकल है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। जैसे आर्टिकल 14 भी देखा था, छोटा सा था, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है एक इतनी सी लाइन के अंदर। क्या बोल रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब यहाँ पे लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। कि आप किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं करोगे एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अगर लॉ ने कोई प्रोसीजर बताया तो उसको आपको फॉलो करोगे, उसके बाद ही आप उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर सकते हो। और जब हमारा इमरजेंसी भी लगती है ना, तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 ये दोनों आपके स्टैंडिंग रहते हैं, खत्म नहीं होते, ये तब भी एप्लीकेबल रहते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी भी।
उस वक्त भी आपसे ये आर्टिकल छीने नहीं जाते, बाकी आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों खत्म नहीं होते। अब ये जो आर्टिकल 21 है, ये बेसिकली है क्या, पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहा है कि आपको लाइफ की और पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसका ना बहुत ज़्यादा सिनेरियो चेंज हुआ था मेनका गांधी केस के बाद। मेनका गांधी केस से पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग थी, और मेनका गांधी चीज़ के बाद जो केस हुआ था उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। अब सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल लिबर्टी जो केसेस के अंदर में समझाया गया। मेन 2-3 केस है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे केस हैं। उन केसेस को हम डिटेल में नहीं समझेंगे, बस इतना देखेंगे कि उनके अंदर क्या बोला था। मतलब बहुत सारे केस हैं आर्टिकल 21 के अंदर। जैसे आर्टिकल 19 के अंदर, 19(1) के अंदर बहुत सारे केसेस थे, ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं। कोई लिमिट नहीं है इनके केसेस की। और मैंने आपका क्लैट का प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था, इतना कोई मुश्किल है नहीं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन सही से पढ़ रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन तो हो जाएंगे। उसके अंदर पैसेज से कोई फर्क पड़ता नहीं, जबकि पैसेज से आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा, पैसेज में पहले ही चीज़ें लिख देता है। ओके सर। अब पर्सनल लिबर्टी सर ना, मतलब नहीं भी पढ़े तो भी चलेगा? नहीं नहीं ऐसा मतलब नहीं हो है। रहे हैं फिर क्वेश्चंस? क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना आपको। कुछ ना कुछ बातें उनमें से भी पूछ रहा है, मतलब आपकी रीडिंग फास्ट होनी चाहिए। जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना बेनिफिट रहेगा। ओके सर। और डेली एक एक पैसेज लिखना शुरू करो। किसी भी चीज़, मतलब टॉपिक मैं आपको दे दूंगा, आप डेली एक पैसेज लिखो, मुझे बोल दिया करो, मैं आपको पैसेज दे दूंगा, डेली लिखो, अदरवाइज ठीक है सर। बाद में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और इसके अंदर वोकेबुलरी बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि रीड करोगे ना जब, तो अपने आप वोकेबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी। चलो, अब देखो जो पर्सनल लिबर्टी है, जो वर्ड हमारा यूज होता है, पहले ना जो केस आया उसके अंदर बड़े ही रेस्ट्रिक्टिव सेंस के अंदर हमें पर्सनल लिबर्टी को समझाया गया। जो केस आया था उसका नाम था AK गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन से ईयर में आया था? 1950 के अंदर आया था। हमें आज़ादी मिली और ये केस आ गया हमारे सामने। अब ये वाला जो केस है ना, इसके अंदर ना बहुत ही नैरो, और या फिर आप कह सकते हो रेस्ट्रिक्टिव सेंस के अंदर हमें पर्सनल लिबर्टी को समझाया गया। एक तो इसने क्या किया, AK गोपालन वाले केस ने बोला कि आपका आर्टिकल 21 अलग है और आपका आर्टिकल 19 और 14 अलग है। आप उनके साथ इनको कंपेयर नहीं कर सकते। कि अगर आपका, जैसे मान लो आर्टिकल 19 हमें क्या करता है, हमें लिबर्टी देता है, फ्रीडम देता है कि हम फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि आपको अगर कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, उसके थ्रू आपकी पर्सनल लिबर्टी या लाइफ जो है आपसे छीनी जा सकती है, डिप्राइव किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 19 इसके अपोजिट बोलता है। तो इस वाले AK गोपालन वाले केस ने सबसे पहली बात तो ये बोली कि आपका आर्टिकल 21 अलग है, इंडिपेंडेंट है, और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 जो है वो इंडिपेंडेंट है। आप इनको इनसे रिलेट नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई लॉ बनाया गया है, जैसे कि इसने बोला ना कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, और उस लॉ के अंदर ऐसा कोई प्रोसीजर दिया गया है जो कि आपके आर्टिकल 19 को वॉयलेट कर रहा है, तो भी आप उस लॉ को फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका आर्टिकल 21 उसको सिक्योर करता है। तो ये अपने आप में अलग है और ये अपने आप में अलग है। सबसे पहली बात इसने बोली कि अगर आपका कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, तो उस लॉ के लिए आप आर्टिकल 19 को चेक नहीं करोगे कि क्या वो आपके आर्टिकल 19 को वॉयलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। एक तो इसने ये एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी इस चीज़ के ऊपर कि आप ऐसा नहीं करोगे, इस चीज़ को नहीं मानोगे। दूसरी चीज़ कि ना हमने ये जो टर्म है ना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये हमने ना ओरिजिनली अमेरिका का फॉलो नहीं कर रखा। अमेरिका के अंदर ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है। हमारे इंडिया के अंदर प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ होता है, और अमेरिका के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्ड यूज़ करते हैं। तो AK गोपालन ने बोला कि ये जो वर्ड है ना, आज जो हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कर रहे हैं, ये इसका सेम मीनिंग है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। इसके अंदर AK गोपालन था कौन? ये ना एक लीडर था किसी पार्टी का, इसको ना डिटेन कर लेते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो फिर ये चीज़ें करता है। तो इसने बोला कि ये जो है ना, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिका में बोला गया ना, वही हम इंडिया में फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अगर उसको करना होता, और उस वक्त अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर था, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसको भी ये चीज़ पता थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ किया। यानी कि अगर लॉ के अंदर कोई प्रोसीजर दिया गया और उसके हिसाब से अगर किसी की लिबर्टी छीनी जाती है, तो वो जो है ठीक होगा, उसको आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं बोल सकते। पहली चीज तो इसने ये बोल दूसरी चीज इसने ये बोल दी। पहले तो इन दोनों को अलग कर दिया, फिर इसने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए ये वाली बात बोली कि ये दोनों बातें अलग है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ दोनों अलग अलग चीजें। क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर आप चेक करते हो इस चीजों को कि वो जो फेयरनेस है या नहीं है, यानी कि आर्बिट्री कोई लॉ तो नहीं बना हुआ, कि क्या कहीं उस लॉ के अंदर नेचुरल जस्टिस हुई थी या नहीं हुई थी। ये सब चीजें चेक की जाती हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर। नेचुरल जस्टिस बेसिकली देखी जाती है। लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को जो जब इस केस के अंदर इंटरप्रिटेट किया गया, तो उसके अंदर बोला गया कि ऐसा नहीं है, आपको नेचुरल जस्टिस करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे इंटरप्रिटेट की गई। पहली चीज तो ये होगी। अभी हम इसको आगे और समझेंगे, पहले बीच में कुछ और केसेस देख लेते हैं, फिर हम एके गोपालन पे वापस आ जाएंगे कि एके गोपालन में और क्या चीजें थी। अभी जब मेनका गांधी को दोबारा से पढ़ेंगे फिर से आ जाएंगे। तो फिर अब यहाँ पे ना हमारे सामने एक और क्वेश्चन आया डोमिसिलरी विजिट का। डोमिसिलरी विजिट जानते हो क्या होती है? नो सर। ये वाली टर्म्स ऐसी ना, इस इन वाली टर्म्स में से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं उसमें देख रहा था कि हमने वो पढ़ा था ना, प्रमोशन के अंदर पढ़ा था कि कैचअप रूल होता है, और हमने वो पढ़ा था कौन सा प्रमोशन होता है वो, अ, मेरे दिमाग से वर्ड निकल गया। आर्टिकल 19 में हमने पढ़ा नहीं था, क्लॉज 4A ऐड किया था। रिवाइज कर रहे हो? यस सर। ये कॉन्जिक्वेंट सीनियरिटी जो है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, या कैचअप रूल का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें छोटी छोटी पूछी थी। ये तो पता ही होती है वैसे भी, जब पढ़ रहे हो तो पता ही चल जाती है। क्या होती है कॉन्जिक्वेंटल सीनियरिटी? सर वही होती है ना कि अम, जो SC ST अगर वो आ गए, लाइक मेरे बाद आए हैं, तो उन्हें सीनियर माना जाएगा अगर प्रमोशन हो गया तो। और कैचअप रूल क्या होता है? कैचअप रूल का मतलब ये होता है कि जो, अगर जैसे मान लो कि मैं आज लगा और मेरा जो SC ST वाला था वो मेरे साथ ही लगा, या मेरे बाद में लगा, और मेरे से पहले वो प्रमोट होकर ऊपर चला गया, लेकिन अभी मैं क्या उसका जूनियर कहला रहा हूँ, लेकिन जब मैं प्रमोट होकर सेम पोस्ट पे पहुंच जाऊंगा, कैचअप रूल का मतलब होता है कि अब मैं वापस से सीनियर बन जाऊंगा। लेकिन ये आर्टिकल 4A ने इस चीज़ को हटा दिया था ना, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को बोल दिया था कि ये चीज़ हो सकती है, रिजर्वेशन हो सकता है इसके अंदर भी। तो ऐसी ही चीज़ें पूछ रहा था वो, कुछ नहीं है उसके अंदर, सिंपल ही। अच्छा, मैं बता रहा था आपको डोमिसिलरी विजिट का मतलब। डोमिसिलरी विजिट का मतलब होता है कि जैसे कि जो पुलिस होती है ना, वो जैसे मान लो किसी के ऊपर कोई वो है, सस्पेंशन, मतलब वो क्या कहते हैं, सस्पिशन है कि ये कोई इस तरीके का व्यक्ति है जो कोई क्राइम कर रहा है, या इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो रात के वक्त उसके घर पे पहुंच जाती है, और ये इंश्योर करती है कि वो अपने घर पे ही है, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहा, या ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहा। उसको हम डोमिसिलरी विजिट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, एक केस था खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इसके अंदर ना ये जो इसकी डोमिसिलरी विजिट की जा रही थी पुलिस के द्वारा, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, बोलते हैं कि मेरे को इस तरीके से आप कभी भी आके रात में कभी भी आ जाते हो और इस चीज़ को करते हो, और आप मेरे जो है आर्टिकल जो 21 है इसको वायलेट कर रहे हो, क्योंकि आप मेरी जो पर्सनल लिबर्टी है इसको रहने नहीं दे रहे, तो आप इस चीज़ को गलत कर रहे हो, और ये जितनी भी आप बातें कर रहे हो सही नहीं है, तो आप मेरी पर्सनल लिबर्टी के अंदर एक तरीके से इन्वेजन कर रहे हो। और इसने साथ ही साथ ये बात भी बोली कि जो आप ये लाइफ का वर्ड यूज कर रहे हो ना, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि एनिमल एग्जिस्टेंस की आप सिर्फ मेरे को फिजिकल जो है किसी तरीके से परेशान नहीं करोगे, मेंटल चीज भी जो इसके अंदर इंक्लूड होती है, ये इसने बात को रखा। लेकिन ये जो बात है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सही नहीं है, डोमिसिलरी विजिट जो है, अ, एक मिनट रुको। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हाँ, खड़क सिंह केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप सही कह रहे हो, आपका जो एग्जिस्ट करना है वो सिर्फ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये आपके आर्टिकल 21 को वॉयलेट कर रहा है। ये जो डोमिसिलरी विजिट की जा रही है, कभी भी रात के वक्त आपके घर आ जाते हैं और इस तरीके की चीज करते हैं, तो ये आपके आर्टिकल 21 का वॉयलेशन माना जा रहा है। लेकिन इसी के बाद क्या होता है, गोविंद का केस आता है, गोविंद वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी का केस आता है। सेम सेम चीजें होती है उसके अंदर, गोविंद वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी के अंदर। और वहां पे एक तरीके से इसको उल्टा बोल देता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो बोलता है कि नहीं, ये आपके आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है, अगर इस तरीके से आपकी डोमिसिलरी विजिट की जा रही है, तो ये आपकी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं मानी जाएंगी, और ये आपके राइट टू प्राइवेसी या किसी भी तरीके के राइट को वायलेट नहीं कर रहा है, और ये चीज़ जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है कि आपको इस तरीके से विजिट किया जा सकता है, तो आपको विजिट किया जा सकता है, ये आपके आर्टिकल 19, 14 या आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो जो बात यहाँ बोली ना एक तरीके से खड़क सिंह वाले केस में,
उसको एकदम खत्म कर दिया इस वाले केस के अंदर, गोविंद सिंह वाले केस के गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में उस बात को खत्म कर दिया। जबकि खड़क सिंह केस के अंदर इस बात को बोला कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपके राइट टू प्राइवेसी और ये सब बातों को खत्म करता है। और आपका जो एक व्यक्ति है उसका जीना सिर्फ जीने के लिए नहीं होता, सिर्फ मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होते, उसके पास और भी राइट्स होते हैं। लेकिन इस बात को पूरे को खत्म कर दिया गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस के अंदर। ये जो केस है एमपी वाला, ये 1975 का केस है। और ये जो खड़क सिंह वाला केस था, जो यूपी वाला केस था, 1963 का केस था। ये 63 का था, ये 75 का केस था। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे वापस से एक तरीके से नल कर दिया इस बात को, और बोला कि भाई जो आप कर रहे हो ठीक है, डोमिसिलरी विजिट आप कर सकते हो। अब यहीं पे हमारे सामने एक और क्वेश्चन अराइज हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है? कोई डाउट है? नो सर। No, स्नेहा? no, sir. ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ गया कि जो हमारे पर्सनल लिबर्टी है, क्या इसके अंदर हमारा अब्रॉड जाने का राइट भी आता है? राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी इसके अंदर इंक्लूड होता है? राइट टू ट्रैवल अब्रॉड जो होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो पहले एक केस आया सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिस न्यू दिल्ली का केस। ये जो केस था 1967 का था, सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर। सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर। तो इसके अंदर क्या था कि जो पिटिशनर था ना, ये इंडियन सिटीजन था और ये बार बार ना बिजनेस पर्पज से इंडिया से बाहर जाता था, फ्रिक्वेंटली विजिट करता था ये। तो गवर्नमेंट ने इसको क्या ऑर्डर किया कि आप अपने पासपोर्ट को सरेंडर कर दो। अब इसने इस चीज़ को, ये जो गवर्नमेंट का एक्शन था, इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के सामने और बोला कि ये आप मेरे आर्टिकल 21 का वॉयलेशन कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो उसका राइट टू ट्रैवल अब्रॉड है, ये पर्सन की पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है आर्टिकल 21 के अंदर। तो इसलिए आप किसी भी व्यक्ति को अब्रॉड जाने से रोक नहीं सकते। लेकिन अगर कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है तो वहां पे फिर आप उसको रोक सकते हो। अगर किसी को आप थ्रू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है उसके थ्रू अगर आप रोकना चाहते हो तो वहां पे आप उसको रोक सकते हो। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हमें बोली गई। अब इसके बाद हमारे सामने आया, जब ये सतवंत सिंह वाला केस हुआ था, इसके बाद हमारे सामने आया मेनका गांधी वाला केस। इसके अंदर ना बहुत ज्यादा इस चीज को एक्सप्लेन किया गया, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड को भी, और बहुत सारी चीजें और एक्सप्लेन की गई मेनका गांधी वाले केस के अंदर। ये जो केस था मेनका गांधी का, ये 1978 के अंदर हुआ था। इसके अंदर ना जो पर्सनल लिबर्टी है इसको और ज्यादा एक्सप्लेन किया गया। इस केस के अंदर जो भी वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन हो सकती थी पर्सनल लिबर्टी वर्ड की, ये की गई। और देन बाद में, जैसे इस केस के अंदर बहुत वाइड कर दिया, देन बाद में कुछ कुछ केसेस आते रहे, उनके अंदर कुछ कुछ चीजें पर्सनल लिबर्टी वर्ड के अंदर ऐड करती गई, धीरे धीरे होती गई। अब यहाँ पे हुआ क्या था, जो पेटिशनर थी, जो मेनका गांधी थी, इसके पासपोर्ट को ना इम्पाउंड कर लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो पासपोर्ट एक्ट है उसका सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी को यूज करते हुए। अब ये जो एक्ट था ये गवर्नमेंट को ऑथराइज करता था कि अगर जरूरी है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ऐसे किसी एक्ट को करना कि आप किसी व्यक्ति को पासपोर्ट को इम्पाउंड कर सकते हो, तो आप वो चीज कर सकते हो। अब गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने डिक्लाइन किया कि ये जो चीज, मतलब अब ये क्या होता है कि यहाँ तक तो हो गया कि भाई ये चीजें कर सकती है गवर्नमेंट। अब क्या होता है, पिटिशनर जो है ना वो चैलेंज कर देता है इस बात को, ये जो ऑर्डर किया गया था सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी ऑफ पासपोर्ट एक्ट के अंदर, इसको चैलेंज कर देता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो क्या क्या बातें बोलता है, जो पिटिशनर है यानी कि मेनका गांधी है, वो क्या क्या बोलती है। वो बोलती है, पहला ग्राउंड वो ये लेती है कि ये जो ऑर्डर किया गया है मेरे अगेंस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी है वो आर्टिकल 14 को वॉयलेट करता है। क्यों वॉयलेट करते हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट को आर्बिट्री पावर दे देता है, और दूसरी जो पार्टी है, जो मतलब जिसके अगेंस्ट आप ये ऑर्डर कर रहे हो, उसको सुनने की बात नहीं करता। आप उसको बिना सुने ही उसका जो पासपोर्ट है वो इम्पाउंड कर लेते हो। दूसरी बात, ये जो सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी, ये आर्टिकल 21 को भी वॉयलेट करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये प्रोसीजर कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो ये जो आर्टिकल 21 का प्रोसीजर वर्ड है उसको भी वॉयलेट करता है। दूसरी बात ये बोली। तीसरी बात बोली कि जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी है पासपोर्ट एक्ट का, ये आर्टिकल 19(1)(a) क्लॉज जी को भी वॉयलेट करता है, क्योंकि ये मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, और वो रेस्ट्रिक्शन जो है वो क्लॉज 2 टू क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 19 के अंदर नहीं आती, जितनी भी हमने रेस्ट्रिक्शंस पढ़ी थी। तो ये सारे ग्राउंड जो है वो मेनका गांधी लेती है कि ये तीनों आर्टिकल को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। कौन कौन से? 19 को भी, 14 को भी, और 21 को। और इसके बाद ही हमने इन तीनों आर्टिकल को एक साथ पढ़ना स्टार्ट किया, और इनको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं इनके बीच में। इन तीनों आर्टिकल को गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है कि ये तीनों एक साथ चलते हैं, ये जो आर्टिकल होते हैं।
यहाँ तक समझ आ रहा है? Yes, sir. तो अब यहाँ पे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हेल्ड करता है कि जो गवर्नमेंट ने जो ये जो ऑर्डर किया है उसके पासपोर्ट को इम्पाउंड करने का, वो एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जितनी बातें इन्होंने बोली हैं वो बातें सही हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो गलत हो रही हैं। और हमारे आर्टिकल जो 21 का जो प्रोसीजर है, अब हमने बोला कि ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी नेचुरल जस्टिस होनी चाहिए। आपको दूसरे पार्टी को भी सुनना है कि अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है जो कि लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश होता है और वो नेचुरल जस्टिस को नहीं लेके आता, यानी कि ऑडी अल्टरम पार्टम के कंसेप्ट को नहीं लेके आता, तो फिर वो आपका जो प्रोसीजर है वो वायलेटिव माना जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। तो एक तरीके से जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ था उसने वापस से अपने आप के अंदर कौन सा मीनिंग ले आया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला ही ले आया, जो ए के गोपालन बोलना चाहता था। वही मीनिंग ये मेनका गांधी जो है इस वाले केस के अंदर आ गया, क्योंकि उसके अंदर यही था ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर की नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। अब हमने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है इसके अंदर नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 भी इसके साथ साथ चलेंगे, ये अलग नहीं है। अगर कोई लॉ आर्टिकल 19 या आर्टिकल 14 को वायलेट करता है तो वो लॉ क्या माना जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। जबकि ए के गोपालन ने क्या बोला था कि आपको आर्टिकल 19 और 14 को अलग रखना है और आर्टिकल 21 को अलग रखना है। तो अब यहाँ पे मेनका गांधी केस के अंदर बोल दिया कि आर्टिकल 19 और 14 अलग नहीं है। अगर कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ आर्टिकल 19 या आर्टिकल 14 को भी वायलेट करता है तो हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे और वो एनफोर्सेबल नहीं होगा लोगों के ऊपर। तो यहाँ पे ऑडी अल्टरम पार्टन को भी इंक्लूड कर लिया गया आर्टिकल 21 के अंदर। तो ये मेन चीज थी जो कि मेनका गांधी वाले केस के अंदर आई थी। ठीक है, ये सबसे मेन केस है आर्टिकल 21 का, मेनका गांधी वाला। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर, क्लियर। नो सर। अब ना, अब यहाँ पे कोई कोई टर्म्स हैं जो अब धीरे धीरे हमारे इस वाले जो आर्टिकल 21 है इनके अंदर ऐड होती गई अलग अलग केसेस के थ्रू। जैसे कि सबसे पहली बात ऐड हुई कि जो हमारा ये जो पर्सनल लिबर्टी या लाइफ है, क्या इसके अंदर राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी भी इंक्लूड होगी? तो यहाँ पे बोला गया कि यस, कि जो हमारी राइट, जो हमारा ये ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का राइट है ये भी इंक्लूड होगा। अ, ये केस था फ्रांसिस कॉरेले वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। आप मेनका गांधी केस के अंदर भी ये सेम चीज बोल सकते हो, जो फ्रांसिस कॉरेले वर्सेस यूनियन ऑफ दिल्ली के केस के अंदर बोला गया था कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी जो है वो भी इंक्लूड होगा राइट टू लाइफ के अंदर। कैसे इंक्लूड होगा, यानी कि आपका जो एग्जिस्टेंस है ना अर्थ के ऊपर, वो सिर्फ मेयर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं माना जाएगा कि सिर्फ आप खाने पीने के लिए जीवित रहते हो। आपको डिग्निटी की लाइफ जो है वो भी मिलनी चाहिए, कि आपको कोई हाथ पैर ना तोड़ दे या कोई इस तरीके की चीज ना करे जहां से आपकी डिग्निटी जो है वो हर्ट हो। आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, क्लोथिंग मिलनी चाहिए, रहने की जगह मिलनी चाहिए, पढ़ने की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, लिखने की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह फ्री मूव करने की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, आपस में एक दूसरे से मिलने की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करती है, आपको ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार देती हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है जो कि ए के गोपालन केस के अंदर बोल दिया था कि जो हमारी राइट टू लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि एक मियर एनिमल एग्जिस्टेंस है, उस बात को यहाँ पे खत्म कर दिया। जो हमने खड़क सिंह वाले की, सॉरी ये वाला जो केस था गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था, वहां पे भी इस चीज को देखा था, लेकिन इन चीजों को खत्म कर दिया मेनका गांधी केस ने और बोला कि हम ह्यूमन डिग्निटी जो है उसको भी राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड करेंगे, आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड करेंगे। और इस तरीके के बहुत सारे फिर केसेस आए, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स का केस आया, फ्रांसिस कॉरेले वाला केस आया। तो मेन आप मेनका गांधी का लिख दोगे वो भी चल जाएगा आपका। देन आपके सामने आता है कि क्या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर राइट टू लाइवलीहुड भी इंक्लूड होता है? जो हमारा राइट टू ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, क्या इसके अंदर राइट टू लाइवलीहुड भी इंक्लूड होता है? लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? सर किस तरीके से रह रहे हैं? और कुछ स्नेहा आप कुछ बोलना चाहोगे या शशिकला? नलिन? सर यही होता है ना कि मतलब अपनी लाइफ को चलाने के लिए हम क्या कर रहे हैं,
किस तरीके से लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं हम। हाँ एग्जैक्टली, अर्न वाली बात है कि आप पैसे कैसे कमा रहे हो, मनी कैसे अर्न कर रहे हो, उसको हम लाइवलीहुड बोलते हैं। तो क्या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर हम तो लाइवलीहुड तो वही नरीन आपकी आवाज कट गई। तो जो लाइवलीहुड है, क्या ये भी हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर इंक्लूड होता है? तो इसके अंदर ना एक फेमस केस आता है, ओल्गा टेलिस वर्सेस मुंबई बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। केस का नाम लिख देता हूँ मैं, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस आता है इसके अंदर। ठीक है, ये जो केस है ना हमारा 1986 का केस है। इसके अंदर क्या होता है कि ना, इसको ना फेमस, इसका एक नेम है, इसको पेमेंट ड्वेलर्स केस भी बोलते हैं। जो पेमेंट पे ड्वेलर्स नहीं लगा लेते, जैसे आप देखते हो रेडी पटरी भी लगा लेते हैं कोने कोने पे, वो वाला केस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ना जो पिटिशनर है ना, वो सेक्शन 313 जो है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट का, उसके ऊपर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन अराइज करता है कि इसके थ्रू ना हमें ना यहाँ से जो हम जैसे पेमेंट लगा के बैठे हुए हैं और वहां से अपनी मनी जो है अर्न कर रहे हैं, इसके इस एक्ट को यूज करते हुए ना हमको यहाँ से हटाया जा रहा है, हमारी जो झोपड़ियाँ हैं वो भी हटाई जा रही है, जो भी हम यहाँ पे रह रहे हैं पब्लिक प्लेसेस के ऊपर हमारी लगाई लगाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, जो आपका राइट टू लाइवलीहुड है ना, वो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन जिस जिस तरीके से आप रह रहे हो, यहाँ पे आपको इससे हटना पड़ेगा, क्योंकि जो लॉ है उसके अंदर एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया और उसको फॉलो करते हुए आपको हटना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आपका प्रोसेस फॉलो किया जाएगा वो जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। और जो भी लोग यहाँ पे 1976 से पहले से रह रहे हैं, क्योंकि देखो 1986 का केस था, तो जो लोग 1976 से पहले से रह रहे हैं ना, उनके लिए गवर्नमेंट ना रहने की अरेंजमेंट भी करेगी, उनको रखेगी भी, कि उनको घर वगैरह भी देगी। और साथ ही साथ ये बोला कि अभी आपको नहीं हटाया जाएगा, जब मानसून का सीजन चला जाएगा, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है, बारिश का सीजन है, आप कहाँ पे रहोगे, कहाँ से कमाओगे, तो इसलिए अभी आपको हटाया नहीं जाएगा। जब मानसून का सीजन चला जाएगा, जब 1986 की बात है, उसके बाद फिर आपको यहाँ से हटाया जाएगा। और आपको फिर आप दो तरीके दिए जाएंगे, एक हॉकिंग जोन होगा जो कि हमारा म्युनिसिपल एक्ट बोलता है बॉम्बे का, और एक नॉन हॉकिंग जोन होगा। तो अब अगर आपको इस तरीके से सामान बेचना है और वहां पे आपको हट वगैरह बना के रहना है, तो आपको हॉकिंग जोन के अंदर क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेके फिर आप सामान को बेच सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे बोली गई कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राइट टू लाइवलीहुड जो है वो हमारा इसके अंदर इंक्लूड होता है, लेकिन पर्टिकुलरली इस केस के अंदर बोला कि आपको यहाँ से हटना पड़ेगा, जो आप पेमेंट के ऊपर रह रहे हो। लेकिन वहां पे उनके लिए अरेंजमेंट्स भी करी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, डाउट है इस केस में? नहीं नहीं सर। सर। ठीक है, अब मैं एक काम देता हूँ, तीन केसेस हैं, पहले एक केस की कोई भी जो भी बोलेगा, क्योंकि अभी हमने और भी इसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं वो करने हैं, फिर जीके पढ़नी है, और देखता हूँ कि अगर आपको टाइम मिलता है तो अभी जुरिस्प्रूडेंस भी पढ़ते हैं। आ, एक केस के बारे में सर्च करना, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू। अरे चल के मेरा, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू, कि इसके बाद कौन कौन से केस आए इस फैक्ट के ऊपर और क्या क्या चीज़ें हुई। ये पर्टिकुलरली ना जो नेशनल हाईवेज होते हैं ना, उनके पास जो लिकर शॉप्स होती हैं उनके लिए था ये केस। तो इसके अंदर कैसे आर्टिकल 21 यूज होगा और इसके बाद कौन कौन से केस है उसको सर्च करना। तो ये काम शशिकला आप करना, ये वाला केस के बारे में आप देखना, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के बालू के केस के बारे में। ओके या सर। एक काम करो स्नेहा, आप देखना इसके बारे में, आपने भी कोई केस नहीं देखा ना, ये वाला केस के बारे में सर्च करना कि क्या हुआ था इसके अंदर और आर्टिकल 21 से कैसे रिलेट होता है, और ये जो लिकर शॉप्स होती हैं नेशनल हाईवेज के पास, इसके लिए क्या क्या लॉज आए हैं, क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं, वो सारी चीज़ें बताना और इसको आर्टिकल 21 से रिलेट करना। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे सामने केस आता है आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। इसके अंदर ना राइट टू प्राइवेसी की बात अराइज हुई कि क्या हमारा राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड होगा। आपको याद है ये आर राजगोपाल यस वाला सर। केस, क्या था इसके अंदर? सर वो ऑटोबायोग्राफी लिख रहा होता है अपनी। हाँ, तो इसी केस के अंदर ये क्वेश्चन राइज हुआ कि क्या राइट टू प्राइवेसी जो है इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड होगा, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है इस आर्टिकल के अंदर इंक्लूड करने के लिए। कि जैसे कि मान लो अगर कोई चीज़ पब्लिक रिकॉर्ड के ऊपर है,
जैसे कोर्ट रिकॉर्ड के ऊपर भी जैसे मान लो इंक्लूड हो जाती है, तो फिर वो आपके राइट टू प्राइवेसी के अंदर नहीं आएगी। जैसे कि अगर आपकी चीज़ें पब्लिक रिकॉर्ड के ऊपर आ गई, आपकी कोई बुक छप गई या कोई भी चीज़ आपने खुद आके पब्लिक में इंफॉर्मेशन दे दी, उसके बाद अगर उन चीज़ों पे बात हो रही है या कोई कुछ बोल रहा है और उसके अंदर कोई सर्च कर रहा है, तो फिर वो आपके राइट टू प्राइवेसी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरीके से ना आपका जो डिसेंसी वाली बात होती है वो भी यहीं पे एक्सेप्शन के अंदर ही आती है राइट टू प्राइवेसी के। जैसे कि जो भी ये किडनैपिंग के या जितने सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं या ये चीज़ें होती हैं, उसके अंदर जो विक्टिम होता है उनका नाम जो होता है ना वो छुपाया जाता है, वो प्रेस या मीडिया के अंदर नहीं बताया जाता कि किसके अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ है। इन चीज़ों को हटाया जाता है। तो जितने भी आप बड़े बड़े भी ये ऑफेंसेस देखोगे वहाँ पे उस पर्सन का नाम न्यूज़ में नहीं आता। अगर कोई न्यूज़ चैनल लेके भी आता है तो वो इलीगल चीज़ कर रहा है, उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है, और मोस्टली वो नहीं करते। ये उल्टी सीधी न्यूज़ चैनल होते हैं जो इन चीज़ों को करते हैं, तो उनके अगेंस्ट एक्शन होता है, अदरवाइज आप उस व्यक्ति का नाम नहीं बताओगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्या, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल की जो राइट टू प्राइवेसी होता है, क्या कोई ऐसी वुमेन जो कि इजी वर्च्यू की होती है उसको भी अवेलेबल होता है? तो ये केस था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मधुलकर नारायणे। इंपॉर्टेंट नहीं है, मत लिखना। इसके अंदर इंक्लूड हुआ था कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है सभी तरीके की वुमेन्स को इंक्लूड होगा, चाहे वो इजी वर्च्यू की वुमेन हो चाहे कोई और हो, सबको राइट टू प्राइवेसी का राइट है। इसके अंदर आप किसी की राइट टू प्राइवेसी को हर्ट नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन राइज होता है जो कि इंपॉर्टेंट है कि क्या राइट टू प्राइवेसी जो है वो एब्सोल्यूट राइट है? राइट टू प्राइवेसी एंड एब्सोल्यूट राइट, क्या लगता है कि एब्सोल्यूट होगा या नहीं होगा? यस और नो? Yes. खुशी, आपको क्या लगता है? नलिन? सर होगा। सर होगा। स्नेहा? सर मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे भी। कहाँ ध्यान दे रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एब्सोल्यूट राइट होगा या नहीं होगा? सर होगा। होगा। और इसका आंसर है नो, नहीं होगा। ये राइट टू प्राइवेसी जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अब इसके अंदर केस आता है, अब देखो केस के अंदर नाम ही डिस्क्लोज नहीं किया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये इसी तरीके का केस है जो राइट टू प्राइवेसी के एक्सेप्शन के अंदर आता है। पहली बात तो केस का नाम है मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड। मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड, दोनों का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया। और ये जो केस है ये आपका 1999 का केस है। इसके अंदर होता क्या है कि जो मिस्टर एक्स होते हैं ना, इनको एड्स होता है। ठीक है। अब ये जो बात है ना, ये मिस्टर एक्स के डॉक्टर को पता होती है जो कि इस हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब ये जो मिस्टर एक्स है ना, इनकी ना मैरिज होने वाली होती है, और ये बात भी इन्हें पता होता है कि इनकी मैरिज होने वाली है। तो ये क्या करते हैं, जो ये इसमें जो डॉक्टर होते हैं वो जाके जो इसकी फियांसी होती है जिससे इनकी शादी होने वाली होती है उसको जाके ये बात बता देते हैं। जैसे मान लो उसका नाम बाय है, उसको ये बात जाके बता देते हैं कि आपका जिससे आपकी शादी होने वाली है उसको इस ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अब इसकी शादी जो है, इसके चलते वाई से ये शादी जो है टूट जाती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इसको एड्स है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब ये मिस्टर एक्स का करता है, इसके अगेंस्ट ये स्यू करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बोलता है कि इसने मेरा राइट टू प्राइवेसी जो है ना उसको वायलेट किया है, आर्टिकल 21 को वायलेट किया है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो राइट्स एक साथ आ गए। कौन कौन से? ठीक है, आप मिस्टर एक्स का तो राइट टू प्राइवेसी आ रहा है, लेकिन ये जो वुमेन है, अगर इनकी मैरिज होती तो ये डिजीज जो है इसको कम्युनिकेट हो जाता, वाई को कम्युनिकेट हो जाता, जो भी वुमेन होती, और ये एक तरीके से इसकी राइट टू लाइफ की बात हो रही थी। उसके थ्रू इसको इसको भी प्रॉब्लम क्रिएट होती और इसकी भी डेथ हो जाती। तो अब दोनों में से अगर दो फंडामेंटल राइट्स एक साथ टकराएंगे तो दोनों दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उसको हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल जेड था, इन्होंने सही किया वाई को बता के, और इन्होंने आपके अगर राइट टू प्राइवेसी को भी वॉयलेट किया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे राइट को सेव किया था। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई कि जो आपका राइट टू प्राइवेसी है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अगर आपका इस राइट टू प्राइवेसी के साथ किसी और राइट का वायलेशन हो रहा है और उसके कारण ज़्यादा कोई फायदा हो रहा है, तो फिर उस राइट को मान लिया जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत है? Okay, sir. No, sir. फिर अगला जो केस आता है वो आता है राइट टू प्राइवेसी एंड वर्जिनिटी टेस्ट। इसके अंदर क्या था, गधे लोग होते हैं। इसके अंदर क्या आता है, 2003 का केस है ये। इसके अंदर क्या होता है कि एक वुमेन थी, उसकी ना मैरिज होती है। सर कौन सा केस है? हाँ, सुरजीत सिंह थिंड वर्सेस कन्वलजीत कौर।
मैं केस का नाम लिख देता हूँ, सुरजीत सिंह धिंड वर्सेस कन्वलजीत कौर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये जो इसकी मैरिज होती है ना, तो ये जो अपनी मैरिज है ना, ये नलिटी की पिटीशन लगाती है कोर्ट के सामने, और ये बोलती है कि जो मेरा हस्बैंड है ना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये बोलता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, और हमने जो अपनी मैरिज है उसको कंज्यूम भी किया है, इसका आप वर्जिनिटी टेस्ट कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये अगर आप इस तरीके का टेस्ट करोगे तो ये आर्टिकल 21 को वॉयलेट करेगा, और ये इसकी राइट टू प्राइवेसी के अंदर इंक्लूड होता है। इस तरीके का टेस्ट जो है आप नहीं कर सकते। ये चीज इस केस के अंदर बोली गई थी, सुरजीत सिंह थिंड वर्सेस कमलजीत कौर के केस के अंदर। फिर आता है टेलीफोन टेपिंग का केस, कि आप टेलीफोन टेपिंग करोगे। इसके लिए मैंने आपको एक केस का नाम पहले बताया था, कल या परसों बताया था, टेलीफोन टेपिंग के अंदर, याद है? सर वो सिविल लिबर्टीज वाला केस था, हम्म। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, और ये था 1997 का केस। अब यहाँ पे ये टेलीफोन टेपिंग जो थी उसको भी बोला कि आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ बिल्कुल, ये जो है आपका राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी के अंदर इंक्लूड होगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दे दी थी कि अगर आपको टेलीफोन टेपिंग करनी है तो वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो मैंने आपको वहाँ पे बता दी थी कि होम सेक्रेटरी वगैरह से आपको कैसे अथॉरिटी लेनी होगी, क्या चीज़ें करनी होगी, वो सब चीज़ें मैंने वहाँ पे बता दी थी। तो ये जो है ये भी आपके आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब दूसरा काम मैं देता हूँ शशिकला आपको, कि ये जो हमारे आधार कार्ड होते हैं, क्या इसके अंदर राइट टू प्राइवेसी के अंदर इंक्लूड होंगे, जो हम आधार कार्ड हर जगह से लिंक करते हैं? केस का नाम भी बता देता हूँ आपको जो आपको देखने हैं। जस्टिस के एस पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जेएस, जस्टिस के एस पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और दूसरा केस इसी के साथ आपने देखना है जो इसी से रिलेटेड है, बिनोय विश्वाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बिनोय विश्वाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो जितने रीसेंट होंगे ना उतने ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। तो ये रीसेंट केसेस हैं, जैसे जस्टिस के एस पुट्टू स्वामी वाला अभी चल रहा है, अभी आधार कार्ड की बातें आ जाती हैं, 2015-17 के केसेस हैं। अब मान लो इसी से रिलेटेड अगर अभी 2022 के अंदर कोई चीज़ चल रही है, तो वो और रिसेंट मानी जाएगी, और वो और ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में आने के, अगर कोई चीज़ें चल रही होती है तो। अभी जैसे मैरिटियल रेप के लिए चल रहा था, ये इन इसी आर्टिकल्स के अंदर ही चल रहा था, तो वो उन चीज़ों को आप फॉलो करना, वो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो शशिकला आप इन दोनों केस के बारे में बताना, जस्टिस के एस पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा था बिनॉय विश्वाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। ओके सर। तीसरा काम मैं खुशी आपको दे देता हूँ। इसके अंदर आपने देखना है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो मैंने अभी मैरिटल रेप वाली बात बोली ना, ये इसी केस के अंदर कहीं ना कहीं डील की गई है। बट इसके अंदर जैसे कि जो इंटरकोर्स होता है वो वाइफ के साथ बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज होता है, तो उसके लिए बात की गई थी। तो ये वाला केस आप देखना, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके सर। देन एक रीसेंट केस है, सुचित्रा श्रीनिवासा वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। सुचित्रा श्रीवास्तवा वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या था कि एक वुमेन के पास ये राइट होता है, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड होता है, उसकी पर्सनल लिबर्टी में इंक्लूड होता है कि वो रिफ्यूज कर सकती है एबॉर्शन से। यानी कि इस केस के अंदर क्या होता है कि एक ना वुमेन होती है, वो क्या कहते हैं उसको, ऑर्फन हाउस के अंदर रह रही होती है, उसके कोई पेरेंट्स वगैरह नहीं होते, और उसको ना मेंटली रिटार्डेड बोला जाता है, मेंटली रिटार्डेड होती है वो वुमेन। और वो एक ऑफेंस के चलते उसका रेप होता है, उसके चलते वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो अब यहाँ पे जब कोर्ट के सामने जाया जाता है, तो जो हाई कोर्ट है पहले बोल देते हैं कि ठीक है, आप जो इसकी प्रेगनेंसी है उनको टर्मिनेट कर सकते हो, कौन से एक्ट को फॉलो करते हुए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को फॉलो करते हुए, क्योंकि उसके अंदर बोला गया है कि आप 20 वीक्स तक अगर आप टर्मिनेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और उसके लिए अगर आपके पास कोई ऐसे कोई रीजन है, जैसे कि कोई कॉजनिटल डिफेक्ट्स होते हैं चाइल्ड के अंदर, अगर ऐसी इस तरीके के कोई रीजन है और 20 वीक्स अगर कंप्लीट नहीं हुए तो आप टर्मिनेशन कर सकते हो। तो अभी 19 वीक्स हुए थे, लेकिन इस वुमेन की जो है परमिशन नहीं थी, वो कंसर्ट नहीं देती, लेकिन बोला जाता है कि वो मेंटली रिटार्डेड है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस जाता है, हाई कोर्ट तो पहले बोलता है कि आप कर दो इसको,
अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि एक वुमेन के पास ये राइट होता है, उसकी पर्सनल लिबर्टी होती है आर्टिकल 21 के अंदर, कि वो यहाँ पे मना कर सकती है। और अगर आप जो ये जो प्रोसीजर आप एस्टेब्लिश कर रहे हो लॉ के थ्रू, जिसके थ्रू बोल रहे हो कि हम इसका ये जो अबॉर्शन कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, तो हम एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश थ्रू लॉ कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस एक्ट के अंदर बोला गया है कि ऐसे व्यक्ति का आप कर सकते हो उसकी परमिशन के बिना, जिसके पेरेंट्स या कोई नहीं है, जो कि मेंटली इल है। लेकिन आप इसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हो? मेंटली रिटार्डेड वर्ड यूज कर रहे हो। तो मेंटली इल वो होता है जो कि परमानेंटली इल होता है, लेकिन मेंटली रिटार्डेड ये इस लेवल तक की रिटार्डेड नहीं है कि इसको नॉर्मल चीजें समझ ना आए। तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर है, और आप इसको इस तरीके से कंपेल नहीं कर सकते कि ये इस चीज को करे। तो इसका ये राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। और आप इसके ऊपर ये वाला जो वर्ड है पेरेंट्स पेरेट्राई, ये वर्ड भी यूज नहीं कर सकते कि आप स्टेट के थ्रू उसको डायरेक्शन दे रहे हो कि इस तरीके का आप एबॉर्शन करो। अब ये जो वर्ड मैंने बोला पेरेंट्स पेरेटाई, ये वर्ड क्या है? ये ना एक ओल्ड वर्ड है, मैं आपको उसकी स्पेलिंग बता देता हूँ। पेरेंट्स पेरेटाई, इसके अंदर क्या होता है? ये ओल्ड वर्ड है, 13 सेंचुरी का वर्ड है। स्पेलिंग आई थिंक सही नहीं लिखी मैंने, पैट्रियाई है। PARTRIE। तो ये एक पुराना वर्ड है, 13 सेंचुरी का वर्ड है, जो कि इंडियन वर्ड नहीं है, इंग्लैंड से हमने ये वर्ड लिया है। कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पेरेंट्स वगैरह नहीं होंगे, या जो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता, जो स्टेट है उसको हम वहाँ पे उसका डिसीजन मेकर मान सकते हैं, कि वो उसका मेन ध्यान रखता है और उसके बिहाफ पे वो डिसीजंस लेगा। तो स्टेट जो है एक तरीके से बेस्ट क्वालिफाइड चीज़ मानी जाएगी जो उसके बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है। तो आप ये नहीं बोलोगे कि आप उसके बिहाफ पे बेस्ट हो, क्योंकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। वो मेंटली इल नहीं है, वो सिर्फ मेंटली रिटार्डेड है, और इस लेवल तक भी मेंटली रिटार्डेड नहीं है कि वो चीज़ों को समझ ना पाए। तो ये चीज़ इस केस के अंदर हेल्ड हुई थी, सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। और ये रीसेंट केस है, 2000, नहीं नहीं रीसेंट नहीं है, थोड़ा पुराना ही है, 2010 का केस है। ठीक है। देन आपका अगला जो केस आता है, बहुत सारे केसेस है इसके अंदर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम केसेस के अंदर चीजें करें। जो अगला केस आता है वो आता है परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वही वाले केस करने की कोशिश कर रहा हूँ। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर बोला कि जो आपका ये राइट टू लाइफ या लिबर्टी है, इसके अंदर आपका राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस भी इंक्लूड होगा। और ये इंपॉर्टेंट केस है, परमानंदा कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1989 का केस है। इसके अंदर ये बोला कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं ना, उनकी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हो या कोई प्राइवेट क्लिनिक में या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हो, कि अगर उनके सामने कोई भी व्यक्ति इस तरीके से आ रहा है जिसको मेडिकल एड की ज़रूरत है, और उसको चोट लगी हुई है, कोई कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप बिना लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किए, जो भी सीआरपीसी के अंदर दी गई है, कहीं भी दी गई है, उसको पहले आप मेडिकल एड दोगे, उसके बाद फिर आप अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो कंप्लाइंस है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको आप पूरा करो। तो आपको उनको इमीडिएटली मेडिकल एड देनी है। ये चीज इस केस के अंदर बोली थी, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1989 का केस है। ये इंपॉर्टेंट केस है। देन एक ज्यादा इंपॉर्टेंट केस नहीं है, बट ठीक है, अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फायर क्रैकर्स का केस है, जिसके अंदर जैसे दिल्ली के अंदर ये पहुंच गए थे कि इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो जो ये व्यक्ति है अर्जुन गोपाल, इसके बेटा और जो बाकी भी पॉपुलेशन है, उनको प्रॉब्लम हो रही है पोल्यूशन के कारण। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, आर्टिकल 21 का वायोलेशन है, लेकिन आर्टिकल 25 को भी हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो दिवाली है उसके अंदर ये ऑस्पिशियस माना जाता है, कि रिलीजियस प्रैक्टिस मानी जाती है क्रैकर्स को ब्रस्ट करने की। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दी गई कि कौन से क्रैकर्स आप जलाना अलाउ करोगे। ये जो केस है ना, ये 2018 का ही केस है। तो इसके अंदर कुछ डायरेक्शंस दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जैसे आप ग्रीन क्रैकर्स जलाओगे, जो अथोराइज होंगे वही चलाओगे, और जॉइंट फायर क्रैकर्स जलाने से मना कर दिया। जैसे आप देखते हो जो पहले आप लड़ियाँ वगैरह जलाते थे, तो वो जॉइंट फायर क्रैकर्स होते हैं, उससे क्या होता है, ज़्यादा पोल्यूशन आता है। उन चीज़ों को मना कर दिया, या जो बहुत ज़्यादा नॉइजी वो होते हैं क्रैकर्स होते हैं, उनके लिए मना कर दिया। ऐसे ही, और सिर्फ जो लाइसेंस ट्रेडर्स होंगे वही इनको बेचेंगे। तो इस तरीके की डायरेक्शंस दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें एक बैलेंस अप्रोच लेनी होगी, हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 25 भी है, जिसके थ्रू हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी वैल्यू देनी होगी। तो हम एक बैलेंस अप्रोच ले सकते हैं कि लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, और जो आर्टिकल 25 है उसका वायलेशन भी ना हो। इसके चलते फिर ये जो गाइडलाइंस है ये दी गई थी इस केस के अंदर। अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू स्लीप भी इंक्लूड होता है, क्या सोने का अधिकार भी इंक्लूड होता है?
तो इसका आंसर भी यस है। आपका केस है इसके अंदर रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया। रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया। रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर कुछ ऐसा था कि ये जो लोग थे ना, ये रात को मतलब कोई प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे होंगे, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ये सारे वहाँ पे सो रहे होते हैं रात को रामलीला मैदान के अंदर। गवर्नमेंट क्या करती है, सेक्शन 144 को इम्पोज कर देती है और बोलती है कि इस तरीके से कोई भी इकट्ठा नहीं हो सकता। तो पुलिस को भेज देती है रात को 1 बजे। 4 और 5 जून की बात है, 4-5 जून की रात होती है, वहाँ पे 1 बजे भेज देती है। 2011 का है ये, आपने देखा होगा उस वक्त न्यूज़ के अंदर। वो भी था, क्या कहते हैं इसके अंदर, अ, क्या नाम है इसका, अरे योगा जो कराता है, रामदेव। तो वो भी वहाँ पे था। ये सब रात को सो रहे थे, तो यहाँ पे इनके ऊपर ना लाठी वगैरह मारते हैं और उनको वहाँ से भगा देते हैं। तो इसके चलते एक वुमेन की भी डेथ हो जाती है और बहुत सारे लोगों को इंजरी हो जाती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसके अंदर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है कि इस तरीके से सब लोग सो रहे थे और आपने उनके ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज कर दिया। तो एक तो बोलता है कि आप 144 को आप हटाओ यहाँ से, और अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे सो रहा है तो उसका राइट टू स्लीप जो है वो भी क्या है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंदर इंक्लूड होगा। और आप किसी को इस तरीके से नहीं हटा सकते, क्योंकि जो स्लीप है वो एक नेसेसिटी है, वो एक लग्जरी नहीं है कि आप सोना एक लग्जरी मानोगे। एक प्रॉपर नींद की जरूरत होती है एक नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए। तो अगर आप इस तरीके से किसी को हटा रहे हो वहां से, तो वो भी क्या माना जाएगा, आर्टिकल 21 का वॉयलेशन माना जाएगा, क्योंकि राइट टू स्लीप जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड होती है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना जाएगा। तो ये राइट टू स्लीप को भी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर इंक्लूड कर लिया, आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड कर लिया। ठीक है। इसके बाद आता है कि क्या राइट टू डाई जो होता है वो भी हमारा आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड होगा, यस और नो? नो सर। यस नो सर। सर। नो सर। स्नेहा? ठीक है, राइट टू डाई जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं होगा। देखो पहले केस आया था पी रथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसके अंदर तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने बोला कि इंक्लूड होगा, जो राइट टू डाई है ना वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक मिनट, हाँ वो जो है राइट टू डाई जो है वो हमारा इंक्लूड होगा, इसलिए जो सेक्शन 309 है आईपीसी का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि 309 क्या बोलता है कि अगर आप सुसाइड करोगे तो आपको उसके अंदर सजा मिलेगी। तो पी रथीनामन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर बोला कि आपके पास मरने का अधिकार है, आप मरना चाहते हैं तो मर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन फिर इसके बाद हमारे सामने केस आया ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, और ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे, कौन सा, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। 1996 का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर आती है, और इसके अंदर आपको राइट टू डाई का जो राइट है वो नहीं दिया जाता, राइट टू बी किल्ड या राइट टू डाई का अधिकार नहीं दिया जाता, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है वो। सर क्योंकि इससे पहले वाला कौन सा केस बोला था आपने? जिसके अंदर बोला गया था कि राइट टू डाई होगा, वो था पी हाँ सर। रथीनामन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पी रथीनामन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया 309। नहीं, पहले हो गया था ना पी आर रथीनामन के बाद, अब जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ही है, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बाद, क्योंकि बोला ना कि राइट टू डाई जो इंक्लूड नहीं होगा हमारे राइट टू लाइफ के अंदर। तो यानी कि सेक्शन 309 है वो ठीक है, वो गलत नहीं है। ठीक है। ओके सर। देन फिर हमारे सामने क्वेश्चन आया राइट टू डाई एंड यूथेनेशिया का। यूथेनेशिया क्या होता है? यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है? सर की पे मार देते थे ना। यूथेनेशिया का एग्जैक्ट मीनिंग होता है मर्सी किलिंग, कि जैसे मैं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ तो मैं आपको बोलूंगा मुझे जहर दे दो, तो उसको यूथेनेशिया यस बोलते हैं। सर। अब यूथेनेशिया दो तरीके का होता है, एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया। अब ये भी आपके पैराग्राफ राइटिंग में आ सकता है कि कैसे ये यूथेनेशिया डेवलप हुआ, कौन कौन सी कंट्रीज में होता है, इंडिया के अंदर क्या होता है, कैसे ये आया। तो ये आपके एक पैराग्राफ राइटिंग में आ सकता है, तो इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ सकते हो यूथेनेशिया के बारे में। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर केस आता है अरुणा रामचंद्र शंभोग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अरुणा रामचंद्र शंभोग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपका केस 2011 का है। सर शंभू। SHANBAUGH। SHANBAUGH। इस केस के अंदर क्या हुआ था, एक ना पिंकी विरानी थी मुंबई की,
वो विक्टिम जो है उसकी नेक्स्ट फ्रेंड थी। अब होता क्या है इसके अंदर ना, मतलब बहुत ही पुराना ये केस होता है 1973 के अंदर ना, एक वो होती है, नर्स होती है, उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है, उसको कुछ मारा वारा जाता है, काफ़ी लंबे फ्रैक्चर हैं उसके अंदर, तो क्या होता है वो कोमा में चली जाती है। तो वो कोमा में जब चली जाती है तो फिर उसको हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लेते हैं। अब 1973 में ये इंसिडेंट हुआ था, और इस बात को 36 साल हो जाते हैं, और उसकी उम्र कितनी हो जाती है, 60 साल की हो जाती है जब कोर्ट में पिटिशन लगाई जाती है। और उसके जितने जो आसपास के लोग थे, जैसे पेरेंट्स वगैरह थे, सबकी डेथ हो जाती है, उसका कोई भी रिलेटिव नहीं होता, तो उसके जितने भी हॉस्पिटल वाले होते हैं वही ध्यान रख रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये पिटिशन लगाती है कि इसको जो है पैसिव यूथनेशिया दे दिया जाए, क्योंकि अब ये इसकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये जिए और इसको डिग्निटी से मरने का राइट है, क्योंकि ये बहुत परेशान हो गई है। तो यहाँ पे इसको डेथ जो है पैसिव यूथनेशिया दे दिया जाए। तो जब ये पिटिशन लगती है तो दो जस्टिस होते हैं, जस्टिस मार्कंडे कटजू, काफ़ी फेमस है ये, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, और एक जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। तो ये बोलते हैं कि ठीक है, जो पैसिव यूथनेशिया है वो हम कहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर माना जाएगा, और उसके लिए हम गाइडलाइंस देते हैं, जब तक कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना देता, तब तक ये गाइडलाइंस फॉलो होगी। तो हमारे पार्लियामेंट ने अभी तक कोई इसके ऊपर लॉ नहीं बनाया, और इसी केस की, जो अरुणा रामचंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इसी केस की गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं पैसिव यूथनेशिया के अंदर। तो यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत बातें बोली थी, मतलब काफ़ी सारी गाइडलाइंस है, थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ। जैसे कि इसके अंदर बोला था कि अ, अगर आपको किसी की लाइफ को डिसकंटिन्यू करना है तो उसका जो डिसीजन है वो कौन लेगा, उसके पेरेंट्स लेंगे, या उसका स्पाउस लेगा, या फिर कोई क्लोज रिलेटिव्स जो होंगे वो लेंगे, और उसके नेक्स्ट फ्रेंड भी ले सकते हैं। तो इस केस के अंदर जो उसके जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट था उसको नेक्स्ट फ्रेंड ही माना गया, क्योंकि उसके आसपास का कोई बचा नहीं था, उसके पेरेंट्स वगैरह, और ये जो थे उसकी देखभाल कर रहे थे, तो इनको नेक्स्ट फ्रेंड माना गया। तो यहाँ पे ये बोनाफाइड जो है अप्लाई कर सकते हैं इसके पैसिव यूथनेशिया के लिए। देन मतलब यही चीज़ें बोली गई, और देन बोला गया कि कोई भी इसका जो है गलत यूज़ ना करे। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, और अगर किसी को ये चीज़ करनी होगी तो वो हाई कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकता है कि हमें पैसिव यूथनेशिया करना है। वहाँ पे हाई कोर्ट उसकी कंडीशंस को देखेगा, आर्टिकल 226 के अंदर वो एप्लीकेशन लगेगी जो हम रेट की देखते हैं, और वहाँ पे जो डॉक्ट्राइन है पेरेंट्स पेट्राई का वो फॉलो करके जो स्टेट है वो पैसिव यूथनेशिया का ऑर्डर दे सकती है। अब पेरेंट्स पेट्राई, ये मैंने अभी आपको टर्म समझाई थी कि क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि आप ये चीज़ें कर सकते हो इस वाले केस के अंदर। और फिर इसके बाद एक केस आया था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उसके अंदर बोला था कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट, कि आपके पास डिग्निटी से मरने का जो राइट है वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। 2018 का केस है ये। अभी इसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं, जीके कर लें क्या, तो केसेस करें। क्या कहते हो? सर केस ही कंप्लीट कर लेते हैं ना, 15 मिनट तो बचे हैं। ठीक है चलो। देन आता है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा ही पढ़ा देता हूँ, 15 मिनट से ज़्यादा ही पढ़ लेना, क्या दिक्कत है। ठीक है सर। सर पॉल्यूटर, जीके करा दो फिर। अरे हाँ नहीं फिर नहीं, जी की बात है। पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं सर फिर ये बहुत सारा हो जाएगा फिर। ठीक है, बना दीजिए आप। है। बहुत सारा हो जाएगा, मैं तो सोचा था जूरिस्प्रूडेंस भी करा दूँ। सर आज रात भर ही ले लेते हैं लेक्चर। चलो ठीक है, मैं तो तैयार हूँ। ओके सर। चलो केस कराता हूँ, फिर उसके बाद जीके कर लेंगे, थोड़ी सी कर लेंगे। फिर आता है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। जो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है वो भी आर्टिकल 21 के अंदर ही निकल के आया था। केस का नाम है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसके फैक्ट्स वगैरह छोड़ देते हैं, अभी फैक्ट्स में बहुत टाइम जाएगा। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि इसके अंदर बोला था कि जैसे कि अगर कोई पोल्यूशन फैलाता है ना एनवायरनमेंट में, तो जो फैला रहा है उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट नहीं हूँ तो आप मेरे अगेंस्ट इस तरीके से एक्शन नहीं ले सकते। उसको वहाँ पे पे करना पड़ेगा, उसको वो चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे पॉल्यूटरी पेज प्रिंसिपल आया था, और ये पॉल्यूटरी पेज प्रिंसिपल के ऊपर भी आपको ऐसे लिखने को आ सकता है डिटेल के अंदर। सर किसके ऊपर? पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल जो इस केस के अंदर आया है। फिर हमारे पास आता है राइट टू एजुकेशन, कि क्या राइट टू एजुकेशन भी आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड होगा। देखो आर्टिकल 21 ए अलग है, वो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन राइट टू एजुकेशन के लिए बोला गया कि क्या ये इंक्लूड होगा।
तो पहले केस आता है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, जिसको हम कैप्शन की केस भी बोलते हैं। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। मोहिनी सर जैन क्या वर्सेस बोलते हैं? कैप, लिख देता हूँ। कैपिटेशन फीस केस। इसके अंदर क्या होता है, अगर जनरली देखोगे तो जो गवर्नमेंट होती है ना कर्नाटका की, वो क्या करती है, बोलती है कि जो हमारे इसके अंदर कोई एडमिशन वगैरह होते हैं कॉलेज के अंदर, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर, वो बोलती हैं कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे गवर्नमेंट सीट्स जो लेंगे उनको 2,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। और फिर जो ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कर्नाटका के स्टूडेंट्स होंगे और गवर्नमेंट सीट्स नहीं है उनके लिए, उनको 25,000 रुपये पर एनम की फीस देनी होगी। और जो कर्नाटका से बाहर के स्टूडेंट होंगे उनको 60,000 रुपये पर एनम की फीस देनी होगी। तो यहाँ पे इस केस के अंदर मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के अंदर बोला कि ये जो है सारी बातें बेकार हैं, ये 60,000 रुपये वगैरह कुछ नहीं देना होगा इनको। और राइट टू एजुकेशन जो है हमारा इसके अंदर इंक्लूड होगा, सभी सिटीजन्स को आपको एजुकेशन देनी है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप देख लो सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर दी। लेकिन फिर केस आया हमारे सामने उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का, जो पहले भी आया था, जिसके अंदर ऑक्यूपेशन बोला गया था इसको। तो उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के जो केस था उसके अंदर जो मोहिनी जैन वाला केस था उसको खत्म किया और बोला कि ये जो आपने राइट टू एजुकेशन सबको दे दिया ना, ये सबका राइट नहीं है। अभी हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम सबको फ्री एजुकेशन दे सके या इस तरीके की चीज़ें दे सकें। तो ये सिर्फ 14 साल के जो बच्चे हैं उन तक के लिए ही राइट है। तो यहाँ पे एक तरीके से 14 ईयर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जब हमारे बस में होगा तब हम इसको बढ़ा देंगे, अभी हम 14 ईयर्स तक को ही दे सकते हैं, जो फिर हमारे आर्टिकल 21A के अंदर फिर ऐड कर दिया था जिसको। और फिर इसके बाद आपका केस आता है जो सेल्फ डिटर्मिनेशन जेंडर टेस्ट होता है, जो हमने उधर भी पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था। कौन सा केस था जिसके अंदर हमने सेल्फ डिटर्मिनेशन ट्रांसजेंडर टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो पहले भी ट्रांसजेंडर के बारे में कौन से केस के अंदर पढ़ा था? सर ट्रांसजेंडर केस? सर वो एनएलसी वाला नेशनल कि आप सर सेल्फ, उसमें केस तो कोई था नहीं, कोई टेस्ट वगैरह तो था ही नहीं ट्रांसजेंडर। नहीं टेस्ट वगैरह नहीं, मतलब ट्रांसजेंडर को राइट दिए थे ना उसके अंदर। तो यहाँ पे यस केस, सर। यहाँ पे टेस्ट आता है सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर का, जो होता है कि आप अपने जेंडर को जो है एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट मानोगे पर्सनल ऑटोनॉमी का, और सेल्फ एक्सप्रेशन कर सकते हो कि आप किस जेंडर के हो। और ये सब चीज़ें जो है आपकी आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड होगी। बस इतनी सी बात बोली गई थी। देन अगला जो केस आता है, ये केस भी इंपॉर्टेंट है, जब हम सीआरपीसी पढ़ते हैं उसके अंदर देखते हैं 154 सेक्शन के अंदर, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। नलिन प्रेजेंट है या चला गया? यस सर हूँ। ठीक है ठीक है, मुझे लगा चला गया। अगला केस आता है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके अंदर ये बोला गया था कि जो पुलिस ऑफिसर है ना, वो आपको बाउंड है एक तरीके से कि उनको आपकी एफआईआर रजिस्टर करनी ही होगी। अगर आपको 154 के अंदर आपके सामने आके कोई कंप्लेंट कर रहा है तो उससे मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, और अगर कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है और वो आर्टिकल 19 और 14 को वायलेट नहीं कर रहा तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 154 ये पुलिस की ड्यूटी है कि अगर कोई व्यक्ति उनके सामने आके कंप्लेंट कर रहा है तो उसके अंदर उनको एफआईआर रिकॉर्ड करनी होगी और उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। लेकिन वहाँ पे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए जो 154 के अंदर लिखा ही हुआ है, उसके लिए वो मना नहीं कर सकते। तो ये चीज इस केस के अंदर बोली थी ललिता कुमारी वाले केस के अंदर। देन फिर आपका एक राइट वाला आता है, राइट टू फ्री लीगल एड आता है कि आपको फ्री लीगल एड मिलेगी, क्योंकि ये भी आपके राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड होता है। तो जो फ्री लीगल एड मिलती है वो MH हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, या लिख देता हूँ MH हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसके अंदर बोला था कि आपको राइट टू फ्री लीगल एड आपके आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड होगा। देन जो जैसे हैंड कफिंग होती है, जो हथकड़ियाँ बांध देते हैं हाथ के ऊपर, तो क्या ये आपका राइट जो है वायलेट हो रहा है यहाँ पे आर्टिकल 21 का? तो यहाँ पे बोला गया कि यस, ये आपके आर्टिकल 14, 19, 21 के राइट को वायलेट करता है। और अगर किसी की आपको हैंड कफिंग करनी है, किसी को हथकड़ी पहनानी है, तो आप तभी पहनाओगे जब वहाँ पे कोई डेंजर ऑफ एस्केप होगा, कि वो व्यक्ति जो है भाग सकता है, कोई बहुत खतरनाक अपराधी है, तभी आप उसकी हैंड कफिंग करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ये केस है प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, 1980 का केस है, प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप किसी की हैंड कफिंग नहीं कर सकते जनरली, जो बहुत खतरनाक अपराधी होंगे वहां पे उनकी की जा सकती है।
कि ये भाग सकते हैं या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। देन क्या राइट टू स्पीडी ट्रायल भी आपका आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड होगा? तो येस, इट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। सर हुसैना। हुसैनारा खातून, HUSSAINARA, हुसैनारा खातून। ये वाला केस अभी मतलब हुसैनारा खातून वाला एक और जगह आएगा आपका केस। तो खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। अभी मैंने नो चारों सर। को, अभी किसका काम बचा है जिसको नहीं दिया अभी मैंने? नलिन, आपको नहीं बोला ना कोई? यस सर। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस देखना आप। ये 302 ऑफ आईपी से रिलेटेड है, आईपीसी से रिलेटेड है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, फेमस केस है ये। जब हम आईपीसी पढ़ेंगे उसके अंदर भी आएगा ये, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। और वो जो वाली जो गाइडलाइंस जो हमने सीआरपीसी में पढ़ी थी, डीके बासु वाली केस वाली, वो भी यहीं से निकल के आती हैं। जो सारी गाइडलाइंस आई थी वो भी इसी आर्टिकल के थ्रू आई थी। देन बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। जो अभी जैसे मॉब लिंचिंग के केसेस हो रहे थे वो भी सब इसके अंदर आते हैं। देन जो हमारा आर्टिकल 377 को हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, वो भी आर्टिकल 21 को फॉलो करते हुए किया था। केस का नाम क्या था जिसके थ्रू हमने आर्टिकल 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था? हम्म, नहीं पता। नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है, उस वक्त काफ़ी आया था न्यूज़ में भी, जब 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और मैंने आपको ये बात तो बताई दी थी कि ये जो हमारा जब वो होता है, इमरजेंसी लगती है, तो उस वक्त हम हमारा आर्टिकल 21 जो है वो वायलेट, मतलब वो जो है इनएक्टिव नहीं होता। ये बात हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली नहीं थी। 44th अमेंडमेंट जब हुई थी उसके बाद ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात ऐड हुई थी। जब हम इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे भी इस चीज़ को देखेंगे। तो बस इतने ही केसेस देखते हैं आर्टिकल 21 के अंदर, अदरवाइज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इतने यूज़फुल भी नहीं है। ये जितने हमने किया है ये यूज़फुल केसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं। फिर हमारा आर्टिकल 21A आ जाता है जिसको अभी नहीं पढ़ते हम, राइट टू एजुकेशन, अ फंडामेंटल राइट। इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर आर्टिकल 22 को करेंगे। तो आप बताओ, जीके करें या अभी, या फिर वो करें जुरिस्प्रूडेंस स्टार्ट? सर जूरिस। जूरिस स्टार्ट करें या जीके कर लेते हैं? जूरिस। पहले जीके कर लेते हैं, फिर आपको अगर इच्छा हुई तो मैं आगे आपको वो भी करा दूंगा। 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ।